अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राइज एंड शाइन एवरीवन। क्या आप राइज कर चुके हैं? अब आप शाइन भी करें। शाइन तो माशाल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान कर रहा है, ऐसे चमक रहा है कि सब देख रहे हैं और दुश्मन जो हैं सड़ रहे हैं। और ये है नादिया खान। राइज एंड शाइन में आपके सामने आते हैं 9 से 11। आप बहुत पसंद कर रहे हैं नादिया खान की जो बातें हैं, उनको बहुत पसंद किया जा रहा है। और क्या बात है, मैं जरा साथ देता हूँ थोड़ा बहुत जो भी है जी। कोशिश करके। ज़ुहैब ने संभाला हुआ है, ज़ुहैब को पता नहीं इसने कहाँ संभाला हुआ है। मैं खुद इनसे बहुत अच्छा सीख रही हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ द बेस्ट आपके साथ जो हमारी टीम मेरी बन सकती थी विद ज़ुहैब एंड ऑब्वियसली हमारी 365 की भी टीम। बड़ा सुकून है माशाल्लाह, बेहतरीन। हाँ नहीं वो बहुत सारी बातें हो जाती है ना ऐसे, मतलब बंदा और क्या खतरनाक शो है। अब तो और ज्यादा खतरनाक हो गया क्योंकि मुझे लग रहा है कि वापस जब आप पॉलिटिक्स चीजें इन पे आते हैं ना, करंट अफेयर्स मुझे अच्छी अलग अलग चीजें है ना, पॉलिटिक्स अलग है, करंट अफेयर्स अलग है। करंट अफेयर्स अलग आ जाएंगे, फिर पॉलिटिक्स आ जाएगी, फिर उसमें हिस्ट्री भी बात हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं साथ साथ। अभी आप जो है ना वो जंगी मामलात और ये फौजी मामलात के मामले में जरा आप तो जब हम पार्टी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स पे बात करें तो क्या होस्ट को मिल सकती है ब्रेक थोड़ी देर के लिए? मैं ये जानना नहीं, हमें नहीं देनी, हमें ब्रेक नहीं देनी। उसमें भी आप जो है ना देखिएगा, अभी 2-4-5 दिन की बात है, पॉलिटिक्स जरा आ जाए, थोड़ा सा एक्टिविटी जरा हो जाए पॉलिटिक्स, तो आप ऐसी हो जाएंगे क्या? ये बेहतरीन है, जैसे इसमें हो गई आप। सवाल पूछने में नहीं है, बात है कि मैंने कोई नॉर्मल भी बात करनी है ना, वायरल हो जानी है। ऐसे क्लिक बेट की क्वीन हूं मैं। अब देखिए आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक तो पहुंच गई है ना, उसके बारे में तो आपकी रिसर्च हो गई और आपको समझ आ रही है चीजें। भारत में वायरल हुई हैं हमारी क्लिप्स, मतलब 50 मिलियन व्यूज ऑन वन क्लिप, सीरियसली। तो वहाँ तो और वहाँ के लोग अब खास हम पे वीडियो बना रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, आई डोंट केयर। लेकिन बात ये कि उससे भी मतलब ये पॉलिटिक्स वाला जो चक्कर है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। इस पे मैं चाहूंगी कि आप कुछ क्लासेस नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो गई, डोमेस्टिक हो जाएगी। ये कब कहाँ कैसे, बात वही होती है कि जी बस इंशाल्लाह सीख रहे हैं बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है। अब तो ये हो गया कि आप कह रहे हैं ना भारत की हालत बुरी है वाकई। अब तो मतलब सेब पे भी पाबंदी लगा रहे हैं, एप्पल पे पाबंदी। ये सठिया गए हैं, बिल्कुल ही पगला गए हैं। तुर्की से एप्पल आ रहे हैं, उसमें हम पाबंदी लगाएंगे है ना। तुर्की के लोग जो रह रहे हैं उनको निकालेंगे। खुद जाते हैं तुर्की घूमने, कितने भारतीय जाते हैं, उनको अगर वो रोक दें। ये धनिया पुदीना, इससे अब इनकी जंग है अगली, आप देखतीएगा इसकी हद तक। अज़रबैजान पे पाबंदी है। Anybody who supported पाकिस्तान, भाई अब आप किस को आप बायकॉट करेंगे? मसला एवे कि मसला एवे कि किस के साथ आपने फड्डा लेना है। इतना आइसोलेट कर दिया है इंडिया ने अपने आप को। कौन सी सुपर पावर अपने अंदर खुद जो है टूट रहा है, सिख खिलाफ हो गए हैं, मुसलमान तंग हैं, हिंदू सवाल कर रहे हैं, और उसके बाद अब आपको आसपास जो है ना उधर आप उनसे दुश्मनी, आसपास के साथ साथ जिस पे बैंक कर रहे थे आप यूएस, उनके प्रेसिडेंट नहीं समझ आ रहा भाई वो किस मिशन पे हैं। वैसे आई फेल टू अंडरस्टैंड ये ट्रम्प जो है, ये इनकी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हम कहेंगे बातें हैं। कुछ पे खुशी हो रही है, कुछ पे हैरानी भी हो रही है कि ये क्या हो रहा है। भाई जंगों का देखे, पहला बयान उन्होंने दिया था, आने से पहले दिया था। अब वो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हमें भी थोड़ा सा हम कन्विंस होते जा रहे हैं कि वाकई क्या जंगों के खात्मे क्या इरादा रखते हैं। क्योंकि देखें वो ईरान से मुताल्लिक भी जो बयानात दे रहे हैं वो किसी सूरत पसंद नहीं आ रहे हैं भारत को भी, इसराइल को पसंद नहीं आ रहे हैं जो बयानात वो दे रहे हैं कि ईरान के साथ भी हम मुआहदे के लिए तैयार हैं हर किस्म। फिर उन्होंने कतर में, और आप जिस तरह देखें शाम में जो उन्होंने सैंक्शंस हटाई हैं। ये ट्रम्प वो बंदा है जो कि बिजनेस लाता है, जॉब्स लाता है, उसको इकोनॉमी में मास्टर है कि यार, क्योंकि बिजनेसमैन है, उसको अमेरिका को स्ट्रांग बनाना है पैसे से, पावर से, अपने लोग जो हैं उनको पहले देखिए, उसका एजेंडा ये है। बिल्कुल वो उसके क्लियर कर दिया था उसने, पहले क्लियर कर दिया। उसने कहा कि जी पहले, और अमेरिका के इतने बुरे हालात थे जब ये ट्रम्प ने ज्वाइन किया कि इतना इनको नुकसान ये पिछली जंगों और चीजों की वजह से हुआ है। तो वो जो उनकी स्ट्रैटेजी, उनको तो पहले ये कि जी पहले अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करो, उसके बाद जो करना है करो। तो ये आप देखो कि ये जितने विजिट्स हैं, ये जितनी स्टेटमेंट्स हैं, ये कहते हैं और साथ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डील्स करके लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, सऊदी अरब का बड़ा कामयाब दौरा, फिर कतर का कामयाब दौरा उन्होंने किया, कतर के अमीर से जो मुलाकात हुई। खैर ये हम बातें बिल्कुल करेंगे, डिस्कस करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे, लेकिन जरा टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। दुश्मन हमसे तादाद में कई गुना बड़ा था, अरबों डॉलर का जंगी साजो सामान खरीद कर नाश करता था। दुश्मन के जो गुरूर और घमंड को हमने तोड़ा है, फौज ने उसको खाक में। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा किया है, और उस दौरे के दौरान उन्होंने ये बात की है कि सारा क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। उन्होंने इसकी प्लानिंग की है, कब करना है, कैसे करना है, वक्त का तयन, जगह का तयन, जरिए का तयन कैसे करना है,
ये सारा उन्होंने किया और क्या खूब किया। ये जो बीच में एक खामोशी थी जिसमें लोगों ने भी सवाल किया कि क्यों भाई हम अटैक नहीं कर रहे, हमारे मिसाइल क्यों नहीं जा रहे उनकी तरफ, एक बेचैनी परेशानी देखिए जी। ये देखिए हमारे फौजी प्लानिंग के बगैर कुछ नहीं होता। जो फौज प्रिपेयर्ड नहीं है, प्लान नहीं करके आगे जाएगी, वो तो नुकसान में जाएगी ना। तो ये जो टाइम उन्होंने लिया, जो खामोशी थी, बहुत अच्छी बात है। देवर प्लानिंग फॉर दैट। और वो देखिए अभी कैसा अज़्म और हौसले का मुजाहरा कर रहे हैं, वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ उनके बराबर में खड़े हुए हैं और जज्बा लहू गरमा रहे हैं हमारे फौजी जवानों का। सलाम हम पेश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कहा गया हमने, यानी वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि गैर जानिबदाराना तहकीकात की हमने पेशकश की थी भारत को पहलगाम वाक़े पर, भारत ने जारियत का रास्ता फिर भी इख्तियार किया और हमने उसका जवाब दिया। मोदी सुन लो, दोबारा ऐसा किया तो मुंह की खाओगे। कौम को अपने निडर सपूतों और मोहसिनों पर फख्र है। मोहसिन कौन है? अज़रबैजान है, तुर्किया है, चाइना है, ये हमारे मोहसिन हैं जिन पर हमें फख्र है। तो मोदी को ललकारा है वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल, और ये आप सब ने देखा। और ये पता ये किस कौम से फिर से एक दफा पंगा ले रहे हैं? टर्किश हिस्ट्री, ये फाइटर्स हैं, ये डरने वाले नहीं, जंगजू हैं, वो कौम है। आज भी उनकी जो नस्ल है इज फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। आप उनको देखो, उनकी बिल्ड ये है ही, और कितने कि लड़ने वाले लोग हैं, फिजिकल लड़ने वाले। इनको तो कि मिसाइल और आप वो भी ना चीज दो, ये वैसे किसी को टकरा जाए ना तो बंदा खत्म। और इनकी हिस्ट्री देखिए, आपको लगता है डरने वाले लोग हैं? ये डरने वाले लोग हैं? नहीं, वो कौमी हमीयत उनके अंदर है। आर यू सीरियस? इनसे आप इकोनॉमिक पंगा जितना भी कर लें, ये डरने वाले लोग और धोखेबाज नहीं है। वो कौम ऐसी है कि जिसके दोस्त है फिर उसके दोस्त है। तो ये अजरबैजान बिल्कुल चाइना प्रूव किया। तो ये हमारी पहली टॉप स्टोरी। दूसरी टॉप स्टोरी जो हम बात कर रहे थे ट्रंप की ही, आलमी अमन और अमरीकी मईशत को बढ़ाने का मिशन है। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप निकले हैं, दौरा सऊदी अरब मुकम्मल किया है, कतर पहुंचे हैं, उसके बाद दोहा में अमीर कतर से उन्होंने मुलाकात की है। इस्तकबाल किया गया उनका शाही बैलामत पर। अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। 1-on-1 मुलाकात हुई, बंद कमरा मुलाकात हुई है, यानी बहुत ही क्लोज डोर्स में, बिहाइंड क्लोज डोर्स मुलाकात हुई है। और उसमें यूक्रेन रशिया से मुताल्लिक डिस्कशन हुई है, ईरान से मुताल्लिक डिस्कशन हुई है, पाक भारत मामलात हैं, ये बताया जा रहा है कि उससे मुताल्लिक भी डिस्कशन हुई है अमीर कतर से। कतर बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक अगर हम लोकेशन की बात करें, और वैसे भी मईशत के हिसाब से भी बहुत स्ट्रॉन्ग और इतनी सेंसिटिव बातें हैं कि जो ये अभी चाहते ही नहीं कि किसी को पता चले। आपस में बातें हुई हैं, आई एम श्योर वो भी हमारे सबके लिए, दुनिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। बिल्कुल ऐसे तो बड़े मुआहदे भी हुए हैं, अरबों डॉलर के मुआहदे, जैसे सऊदी अरब के साथ कतर के साथ मनी बगैर मनी के तो ट्रंप नहीं कहीं भाई जाते और ना फिर वहां से मतलब निकलते हैं। बिल्कुल अपना सपना, ये बंदा सही है भाई। अच्छा जी, अब भाई तीसरी स्टोरी क्या है, मुझे बताया ना टॉप स्टोरी तीसरी क्या है, क्या हुआ है सोफिया के साथ? सोफिया कौन है? ये जी कर्नल सोफिया कुरैशी भुगत रही हैं बस जी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर ने भारतीय फौज की मुस्लिम फौजी हैं, भारत में हैं, जितना भी सर्व किया, लेकिन मुसलमान होने की तो प्राइस पे तुम्हें करनी पड़ेगी जब तक इस मोदी की हुकूमत है। हर एक को, चाहे वो फौज में हो, चाहे किसी भी जगह हो, इतनी नफरत है शख्स को मुसलमानों से, सिखों से, और ये उसका देखें, ये सबूत है। देखें बिल्कुल कितनी, यानी चाहे जो भी है, हम फौजी को, चाहे अपने दुश्मन मुल्क का फौजी हो, वो रिस्पेक्ट देते हैं, ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना। शेमफुल। वो महाज पर लड़ रही हैं, ब्रीफिंग दे रही हैं आके, जो भी है, भारतीय हमारा दुश्मन है, हम इसकी बात नहीं कर रहे अभी, लेकिन उसके बावजूद आप जरा रिस्पेक्ट करें अपने मुल्क में। आप अपने फौजी को जो कि ब्रीफिंग दे रही हैं, लीड कर रही हैं उसको, ऑपरेशन को, और आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये दहशतगर्दी से जुड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं। और वो फेस हैं अपनी फौज, अपने मुल्क की फौज की बात कर रही हैं, उन्हीं का जो नैरेटिव है, उन्हीं का, उनका ही बयानिया बता रही हैं, और आप उनको भी नहीं छोड़ते। कितने गंदे फजूल लोग हैं ये, इतनी नफरत। और इसके साथ साथ भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने हुकूमत और फौज की नाकामी को तस्लीम करने के मुसलमानों से नफरत का इजहार करते हुए कर्नल सोफिया को ही तनकीद का निशाना बनाया है। भारतीय अदालत ने उज़्मा बीजेपी रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए। क्या कहते हैं, महापुरुष। ये है जी, अगर कोई है थोड़ा सा साउंड बाइट है दिखा दें, इनको देखिए उन्होंने क्या कहा है अपनी आर्मी के कर्नल को, वो भी हम आपको दिखाएंगे, बट जस्ट लुक एट हिम। अपने ही लोगों के, अपने ही दुश्मन है ये वो लोग हैं। मसला वही है ना कि बाहर तो दुश्मनियां कर रहे हो, अंदर से भी टूट रहे हो। जाग जाओ, भारत में जो लोग हैं जाग जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी हमारी लास्ट ऑफ स्टोरी है कि ईद करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें बहाल हो गई हैं। मजा आ रहा है बड़ा, मवेशी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं मवेशी खरीदने के लिए। इस पर तो हमने बात करी है, नादिया को ऐसे जाने नहीं देना, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और हमें बताया जा रहा है कि हमें आगे बढ़ना। कुछ ऐसे मामला की बात करिए जो कि पाक भारत से मुतालिक है, जुड़े हुए हैं। भारत में जैसे हमने कहा कि कैंपेन शुरू हो गई है, बॉयकॉट अज़रबैजान,
बॉयकॉट तुर्किया और ये सारी चीजें, बड़ा स्ट्रगल कर रहा है भारत इस वक्त, समझ नहीं आ रही। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। भारत में तो खैर अनरेस्ट है ही, हम देखते आ रहे हैं, लेकिन जरा अभी पाकिस्तान की बात करते हैं। कल जो आपने जेस्चर एक देखा, वो जो विजुअल था, वो कैसा लगा आपको? वजीर आजम खड़े हुए थे, आर्मी चीफ भी साथ खड़े थे उनके, और वजीर आजम ने कहा कि सारा क्रेडिट ये आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जाता है और भारत किसी गलतफहमी में ना रहे। फरमाइए। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट भी था, बिकॉज ऐसे मौके पे जब कौम को एक खुशखबरी मिली हो और मुसल्लह फौज ने बहुत ही अच्छा कारनामा अंजाम दिया, मुसल्लह फौज मीन्स के ग्राउंड फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी सब ने, और फिर वहाँ जाके उनको मिले, वो उनसे मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया, उनसे उनकी तारीफ की, और ख़ासतौर पर चीफ ऑफिसर जनाब आसिम मुनीर की। ही वॉज रियली इंस्पायरिंग लीडर। उनकी वजह से उन्होंने पूरी कौम को भी यकजा किया और अपनी कमांड को इंस्पायर किया अपनी लीडरशिप से, प्रोफेशनल एटीट्यूड से, जिसकी वजह से आई थिंक विद इन 6 to 7 आवर्स आप हैरान होंगे कि इतने बड़े दुश्मन को, इतने बड़े पाकिस्तान के दुश्मन को, इतने बड़े मुसलमानों के दुश्मन को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। फजर की नमाज पे स्टार्ट किया और फिर 12-1 बजे इन्होंने जाके अमेरिका की घुटने पकड़े, खुदा के लिए पाकिस्तान से बचाओ, ये पता नहीं आसमान से कहाँ से मिसाइल मार रहे हैं, और हमारे एयर बेसिस उड़ा दिए हैं, हमारे S-400 उड़ा के रख दिए हैं, ब्रह्मोस मिसाइल की साइट उड़ा दिए हैं, उड़ी में कैंप है जो जहाँ एमुनिशन डंप है जो सारा कश्मीर को करते हैं वो तबाह कर दिया है, और फिर सारी चीजें हमने जैम कर दी, जिससे आई थिंक इनका इट वाज द पैरालिसिस इन द सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग के अंदर। जी जी। तो उसमें भी ब्रिगेडियर साहब, हम लोग जरा सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि वहाँ के लोग बार बार जो भी हमारी वीडियोस हैं उस पर एक कंसिस्टेंटली 2 कमेंट्स कर रहे हैं। एक तो ये कि जी हमारे यहाँ कोई कुछ हैक नहीं हुआ, यहाँ बिजली है, सब है, और तुम लोग गए थे अमेरिका के पास रोते हुए, हम नहीं। ये इनको बड़ी लग गई है बात कि एक बंदा जो है ना उसके लिए शर्मिंदगी बन गई, इसलिए अब वीडियो कुछ भी हो ये बार बार एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हम नहीं गए, हम नहीं गए, हम नहीं गए। तो इसलिए जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कॉम्प्लेक्स उसी को है ना, तभी तो वो ये बात कर रहे हैं। और आप मुझे ये बताइए कि हमने 3-4 दिन वेट किया, इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया, बच्चों को, औरतों को शहीद किया, इवन देन वी केप्ट क्वाइट। ड्रोन्स 84 हमने गिराए, हमने फिर भी कंट्रोल किया। आपने रात को मिसाइल मारने शुरू, देन DGI पे सेड नाउ वेट फॉर अ रिस्पॉन्स। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप स्टार्ट करेंगे तो एंड हम करेंगे। और उसके बाद हमने तो आप पे अटैक शुरू कर दिया था, हमने तो आपको मारना शुरू कर दिया, तो व्हाई शुड वी गो फॉर सीज़फायर? यू वर गेटिंग, आप मर रहे थे, आपके तबाह हो रहे थे, आपके जहाज आपके गिर गए, आपके बेसिस तबाह हो गए, आपके एम्यूनिशन डंप तबाह हो गए, आपके जैमिंग हो गया, आपका सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया, दैट्स व्हाई यू रैन ओवर। और उसके बाद फिर हमें तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। पाकिस्तान हैज emerged as a very responsible, mature Islamic nuclear state with very professional और उसके साथ बहुत ही बैटल हार्डेंड आर्मी के तौर पे ये दुनिया को पता चल गया है। और उसमें मेरे ख्याल में हमारा इमेज आसमान पे चला गया और इंडिया का इमेज समुद्र बस्ती तय के अंदर जाके बैठ गया। तो व्हाई शुड वी वरीड अबाउट इट? जो आप लोगों ने कोई आपकी ब्रीफिंग होती थी हमारे DGI ने एक लम्हा कौम को आगाह रखा कि व्हाट इज हैपनिंग। और इतनी कमाल सर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें एविडेंस भी होता था। जी बिल्कुल, DG ISPR हमारे बैठे हुए और उनकी जो टीम बैठी हुई है, उनके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग, और हमारे देखने वाले लोग थे, जो हमारे जो लीडर्स हैं, क्या कमाल, मतलब हमारी फौज ने जबरदस्त इंप्रेशन, कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। उनका कोई जर्नलिस्ट सवाल करता था तो बड़े बिल्कुल ही कोई लॉस्ट ही हो जाते थे, किसी सवाल का सही जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका नैरेटिव डैमेज हुआ बहुत। अरे यहाँ तक कि जब उन्होंने पूछा आपके राफेल गिर, कहते नहीं वो लड़ाई में लॉसेस तो होते हैं। जी जी। हमने तो यहाँ तक बता दिया कि हमारे 11 फौजी शहीद हुए, बेशक, हमारे कितने सिविलियन शहीद हुए, कितने जख्मी हुए, वी टोल्ड एवरीथिंग। आपने इन्होंने आज तक बताया जो हमने कश्मीर में इनके 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किए है, इनकी कई पोस्टें हमने उड़ा के रख दी, इन्होंने झंडे से पे लहरा दिए का मतलब होता है हमारे लोग मारे गए हैं, हमारी पोस्टें तबाह हो गई हैं, हम 2-4 लोग बच गए, खुदा के लिए हमारी जान बख्शी कर। जी आपने बताया कि क्या नुकसान हुआ आपका।
आपने एडमिट किया कि दुनिया ने कह दिया आपके राफेल गिरे हैं, कंपनी ने कह दिया गिरे हैं। जी जो इजेक्शन सीट बनाते हैं उन्होंने कहा हमारी 3 इजेक्शन सीट रिजेक्ट हुई हैं, वो बता दिए। बिल्कुल उनको पता चल जाता है जी। तो आपने मुझे बताया कि और फिर उसके बाद आप बार बार कह रहे हैं कि अब हम अभी भी जंगबंदी नहीं हुई है, पाकिस्तान का वी हैव नो कंप्लीट। और एक और मैं बताऊं, हम फुली तैयार बैठे हैं और हमारा जो कंट्री 2 है 3 है ऑल प्रिपेयर्ड है। अभी तो हमने सिर्फ फतेह 1 और 2 जो 120 जी से जी 140 बड़े एडवांस मिसाइल्स हैं हमारे पास और ये भी बिल्कुल हमारी बेसिक बात है, हैं। वो तो हमने आपको दिखाई नहीं है। जी जी एक एक इंच का कवर्ड है, एक एक इंच इंडिया का एरिया हमारी रेंज के अंदर है। तो इसलिए आप बस करें, आपकी बस की बात नहीं है। आपका मुंह काला हो गया है, बेशक आपको दुनिया ने आपके ऊपर लानतान की है, आप दुनिया में वो हजीमत उठानी पड़ रही है, उसको छुपाने के अच्छा लिए अब हारिस नवाज साहब जी, ये तो अब मुझे ये बताइए कि क्या दुनिया में कोई नई सफबंदी होने जा रही है? क्योंकि मैं और नादिया भी ये डिस्कस कर रहे थे, हम सबकी नजरें इस पर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट आते हैं, सऊदी अरब का दौरा करते हैं और उनके जो बयानात हैं वो बिल्कुल अपनी नौयत के मुनफरिद बयानात हैं। किसी भी यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से इस तरह के बयानात नहीं आए हैं। इवन ईरान के बारे में भी वो आप बात कर रहे हैं। पाक भारत पे तो उन्होंने कह दिया कि कश्मीर के मसले को हम चाहते हैं कि मसला हल हो। तो ये कैसे देखते हैं आप? भारत तो इन्हीं पर बैंक कर रहा था ना। हाँ। ये तो उसके लिए मजीद एक शिकस्त है। एकदम टर्न लिया है यूएस प्रेसिडेंट ने। ट्रम्प की पॉलिसी इज आल्सो अनऑर्थोडॉक्स है। थोड़ा सा वो नेचुरली ही वांट्स ए कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दिए जाएं, इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए, इकोनॉमिक तरक्की की जाए, अवाम खुशहाल हो। यूक्रेन की और रशिया की वॉर की वो बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने यहाँ पर बात की इसका अगेन के पैलेस्टाइन का इशू भी हो, खत्म हो। ईरान आई थिंक सऊदी अरब ने बड़ी डिटेल में बात की है पैलेस्टाइन इशू के ऊपर कैसे करना है। यू नेवर नो कि अनकरीब पैलेस्टाइन का और अमेरिकन ये इसराइल का मसला भी रिजॉल्व हो जाए जो हम 2 स्टेट करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। सऊदी अरब कहा कि वी विल नॉट एक्सेप्ट इजराइल टिल पैलेस्टाइन इज गिवन अ सेपरेट स्टेट। दैट्स वेरी क्लियर। लाइकवाइज अब इंडिया ने हमारी मदद की है कि दोबारा कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया। पीपल हैव रियलाइज्ड, हम कहते थे कि कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, नाउ द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड कि इट इज रियली अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। ये रीजन खतरनाक, ये लपेट में आ सकता है और इसके फॉलो दुनिया में जा सकते हैं। इसलिए अब मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन शुड कम इनटू वे। और ट्रम्प ने भी कहा कि मैं आई ट्राई टू बिकम मीडिएट और इसको मैं रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि देखिए कश्मीर हैज टू बी रिजॉल्व और कश्मीर शुड बी रिजॉल्व एज पर द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो इन्होंने यूनाइटेड नेशन ने कहा वो उसके ऊपर तो अमल करें, वी आर रेडी फॉर इट। लेकिन अब हम क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग विकेट पर हैं, हमने इंडिया को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। इसलिए जब अब हम नेगोशिएशन करेंगे तो हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट से करनी चाहिए। बिल्कुल हमें ये ब्रिगेडियर साहब, ये हमारे जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जो हमारे दोस्त हैं, अभी उनके अगेंस्ट भी जा रहे हैं कि जी बायकॉट कर दो उनको, और न्यूज़ लग रही हैं उनके प्लेटफॉर्म्स पे बड़ा नुकसान होने वाला है टर्की को, बाकू को, अज़रबैजान को, ये होगा, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये फिर नए और दुश्मन बना रहे हैं अपने, और इससे वाकई नुकसान क्या होगा? कुछ नुकसान नहीं होगा। इतने कौन सा बहुत ज्यादा वहां पर ये उनको एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये करेंगे तो वो इनका बैन नहीं करेंगे। क्या बात करते हैं ये, इतने शैलो इनकी मुल्क है ना, यकीन करें। और इनके लोगों को इन्होंने अननेसेसरी गलत डायरेक्शन में लगाया बना रहे हैं, बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। पब्लिक को पता चल गया। देखें पढ़े लिखे लोग हैं वो, मॉडरेट उनमें जो हिंदू हैं, दे ऑल अंडरस्टैंड। आप ये बताइए कि जिस तरीके से इन्होंने लाहौर पोर्ट में, पोर्ट है ही नहीं, लाहौर पोर्ट हमने तबाह कर दिया, कोयटा में कब्जा कर लिया, नेवी घुस गई है, तब फूंक दो। हाय सर, मैं कहती ब्रिगेडियर साहब कितने साल गुजर, ये अल्फाज नहीं मैं भूलती, ये रह गए हैं। इतना गंदा रोल इनके मीडिया का, क्या कार्टून नेटवर्क, एट द सेम टाइम बड़ी तकलीफ हुई है देख के। F-16 हमने गिरा लिया, पायलट पकड़ लिया है, 2 F-17 से सबूत कोई नहीं, गिरा दिए। सबूत को एक पिक्चर नहीं, एक वीडियो नहीं। जहां गिरा तैयारा वहां बड़ा अच्छा हमारे फोर्सेस ने कहा कि एक घास को आग लगा देते कि ताकि थोड़ा सा कन्विंसिंग हो जाता। बिल्कुल। तो इसलिए पब्लिक को पता चल गया, दे हैव बीन एक्सपोज। मेरे ख्याल में 3 से 6 महीने में आप देखेंगे यही पब्लिक, यही नरेंद्र मोदी को जूतों का हार पहना के ना इसको सीधा गुजरात के रेलवे छोड़ेंगे। कर्नल वाली बात जी। और आप देखें सर, ये जो नस्ली इम्तियाज है या फिर मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड है, आप देखें इस हद को पहुंच चुका है
बीजेपी, हिंदुत्व और शिवसेना की पॉलिसीज हमें पता ही है, लेकिन अपने ही फौज के लोगों को जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जंग के दौरान ब्रीफ कर रहे हैं, कर्नल सोफिया के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो बीजेपी के रहनुमा कह रहे हैं कि ये भी मिली हुई हैं दहशतगर्दों के साथ, ये भी जो है पाकिस्तान के साथ मिली हुई हैं। तो इतना विक्टिमाइज किया जा रहा है और ये समझ रहे हैं कि भारत फ्लरिश करेगा, तरक्की करेगा, ऐसे माइंडसेट से। इसका फौज में भी कोई एक होगा, ये एक बड़ा बड़ा क्राइम है। तो ऐसे कोई शख्स अगर बात करे, कोई बेशक पॉलिटिकल लीडर हो, मेंबर ऑफ व्हाटएवर, क्या सजा है इसकी? देखिए, सजा इसकी यही है कि यही सिख और यही मुसलमान जो सोल्जर्स हैं, दे विल टर्न इनवर्ड और इन्हीं को मारेंगे। आप ये देखिएगा, कश्मीरी मारेंगे, सिख मारेंगे, मुसलमान खड़े होंगे, और जो आपकी ये जितनी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर है, फिर उसके बाद मिजो, नागा, असमी, ये सारे आएंगे। और आप ये देखेंगे, अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतें हो सकती हैं इतनी बड़ी फौज के साथ, तो इनकी फौज तो अनप्रोफेशनल, लड़ सकती नहीं है। तो ये क्या रोकेंगे? इंडिया को ये तोड़ के छोड़ेगा। ये अखंड भारत जो चाहता है ना, अखंड भारत, ये चाहता है अपर क्लास के हिंदू, ये लोअर क्लास के हिंदू भी नहीं चाहता, और सब कोई ना हो यहाँ पर। तो ये इसका मतलब है कि ये इसके खुद ब खुद इसको तोड़ने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अच्छा पीर साहब, आप मुझे बताएं 2-3 चीजें अब हमें क्या देखती हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी का मसला है जो कि पेंडिंग में है और इस पर हम बड़ा सीरियस हमारा मौक़िफ़ स्टांस हमने दे दिया है। दूसरा ये कश्मीर का मसला है। तीसरा, आप क्योंकि आपका तजुर्बा भी है, मुमकिना तौर पर कोई और इस तरह की कार्रवाई भारत की तरफ से की जा सकती है अपनी हजीमत मिटाने के लिए, या नहीं? अभी बड़ी स्ट्रांग एक यूएस बीच में है अभी और ये नहीं होने वाला। नहीं, देखें, अभी तो ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अर्चे बाद कर सकता है। अपनी जो इसकी बेइज्जती हुई है, जो इसका मुंह काला हुआ है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन बी आर प्रिपेयर्ड, वी विल टेक हेल आउट ऑफ हिम। अगर ये करता है, ये फेज 2 हमारा इससे 10 गुना ज्यादा होगा। ये शुड नो, नंबर 1। नंबर 2, देखें, आप जब हम निगोशिएशन करें तो हमें बड़ी क्लियर 3-4 बातें करनी चाहिए। एक, इंडस वाटर ट्रीटी को आइंदा कभी सस्पेंड नहीं करेगा, ठीक है। नंबर 2, कश्मीर शुड बी पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। नंबर 3, बलूचिस्तान में जो BLF को सपोर्ट करता है, वहाँ पर ये तहरीकों को, उनको ये बिल्कुल नहीं करेगा। ये TTP को जो अफगानिस्तान से सपोर्ट करता है, वो नहीं करेगा। और कभी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन विदाउट प्रूफ, विदाउट गेटिंग इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, ये पाकिस्तान को बुलाए नहीं करेगा। और अगर ये जाफर एक्सप्रेस जैसा कोई इंसिडेंट दोबारा करता है, तो पाकिस्तान हैज ऑल द राइट टू रिएक्ट मोर स्वेरली देन व्हाट दे हैव डन, बिकॉज वहां तो अभी इनका खुद फॉरेन सेक्रेटरी कह रहा है कि अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं पुलवामा की, ये जहाँ की पहलगाम की। अगर इंक्वायरी कर रहे हो तो फिर तुमने कैसे पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया? कैसे? नहीं हुई, मतलब वॉर ही तुमने स्टार्ट कर दी। अच्छा सर, ये सब ये बताइएगा, क्या ये सही है कि IMF ने कहा है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे खत्म ही नहीं हो सकता? उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही नहीं हो सकता, उसकी जो शर्तें हैं उसके हिसाब से जब तक दोनों ममालिक ना चाहें, बिल्कुल, क्योंकि आर्बिट्रेटर वर्ल्ड बैंक था, एक मुल्क अपनी तरफ से खत्म कर ही नहीं सकता। तो ये तो उन्होंने बड़ा क्लियर बताया वर्ल्ड बैंक ने, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि इबाहमी रजामंदी से जी ये एक यूनिलेटरली नहीं कह भी दिया, स्टेटमेंट भी दी। यस, वर्ल्ड बैंक गारंटर है। और अगर ये करेगा तो हमने तो साफ कह दिया, इट इज द एक्ट ऑफ वॉर। हमारे कितनी देर लगती हैं 2 मिसाइल मारने पूरे, वो जो बगलियार बैंक है, ये जो डैम है, और दूसरा किशन गंगा है, वो खत्म हो गया। कल वजीर आजम ने बाकायदा कह भी दिया ये बात आप जो कर रहे हैं, उन्होंने कह दी कि नीलम झेलम को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, वरना हमारे पास तो फिर हम एक मिनट तो इसलिए ये परवाही इनको, मैं कह रहा हूँ, हमने बहुत रिस्ट्रेन शो किया। अभी भी हमने उस वक्त रिएक्ट किया जब पूरी तरह इन्होंने वॉयलेशन कर ली थी इंटरनेशनल लॉ की, फिर हमने रिएक्ट किया। और रिएक्ट किया, देखिए, करना, जब भी रिएक्ट करें फुल करें, फायर फॉर इफेक्ट करें, और अगले को लेसन दे दें कि दिस इज व्हाट वी कैन डू एंड वी हैव एवरीथिंग इन रिजर्व। अभी हमने तुम्हें सिर्फ एक झलक दिखाई है, जो एक्चुअल हम कर सकते हैं वो तुम्हें अंदाजा भी नहीं। बिल्कुल इनकी जबान में कि पिक्चर अभी बाकी है, तो सिर्फ ट्रेलर था बेटा। ट्रेलर चला। बहुत शुक्रिया एंसा, मैं जरूर तारीफ करूंगी माशाल्लाह। इस टाइम पे एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, हर चैनल पे जाके जिस तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को, सिचुएशन क्लियर की है, इतनी सच्चाई से बोला है। सर आपको भी हम वैसे सलाम करेंगे और सबको माशाल्लाह, हम सब इस जंग का हिस्सा थे। बिल्कुल ऐसे ही। और देखे ना कि इन्होंने भी बिल्कुल हमारे मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, हमारे एक्सपर्ट्स एनालिस्ट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और आई फील सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस इनक्रेडिबल नेशन पाकिस्तान। बिल्कुल।
ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर मिडिल ईस्ट का जो दौरा किया यूएस प्रेसिडेंट ने, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। Rise and shine. Keep rising early. Welcome back to Rise and Shine. Only on 365 News. Monday to Friday जो है ना हम लोग यहाँ होते हैं लाइव में, और जो है बहुत ये नो मैंस लैंड टेरिटरी थी भाई। एलओसी क्या है ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे रखी हुई थी ये चीज कि आधी मेरी आधी आपकी। क्या है ये? पता नहीं, ये मेरा है भाई। ये इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस ना करें आप, ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। चले ठीक है, आप जो कह रहे पता नहीं हैं, ये तुम मुझे धमकी दे रहे हो या ये कोई प्यार मोहब्बत की बात है? प्यार मोहब्बत मुझे आजकल मैं अलग अलग जोन में चल रही हूँ, मैं चीजों को ना बहुत दिल पे लेती हूँ कि क्या मुझ पे कोई धमकी तो नहीं दे रहा है? मैं अलर्ट हूँ, बता रही हूँ मैं। ये कुछ चीजें ऐसे पड़ी थी बीच में, मेरी तो कमेंट्स में मजाइल भरे हुए हैं। चलो करो। क्या धमाका किया अभी वहाँ भारत में, 50 मिलियन ने हमारी क्लिप को देखा है, तो प्लीज मुझसे डोंट टेक पंगा। मैं बिल्कुल अलग चल रही हूँ मैं जोन में आज। हाँ अच्छा भाई, अब हम देखें जो डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को किसी भी सूरत हम उसको सरफ नजर नहीं कर सकते। उस पर नजर रखना में बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान इससे जुड़ा हुआ है सब और किसी भी तरीके से। ठीक है, मिडिल ईस्ट वो आए हैं, सऊदी अरब में उन्होंने बड़े उनके मुआहदे भी हुए हैं, बड़ी स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। अमेरिका और कतर ने फिर वो मिडिल ईस्ट यानी सऊदी अरब के बाद कतर भी गए, तो कतर में उन्होंने मईशत के फ़रोग के लिए बहुत से ऐसे अरबों डॉलर के मुआहदे किए हैं। फिर उसके बाद दिफाई मामलात में भी किया। कतर अमेरिका से 200 अरब डॉलर के बोइंग तैयारे खरीदेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इलाकाई अमन के लिए कतर के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। और ईरान से मुताल्लिक भी उन्होंने कहा तो ये कि ईरान अपना तर्ज अमल बदल ले, और उसके जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक भी उन्होंने बात की, सेंक्शंस की बात की। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम ईरान से भी मुआहदे के लिए तैयार हैं, यानी अगर ईरान रजामंदी का इजहार करता है तो। यानी नटशेल में अगर बात की जाए कि वो ये चाह रहे हैं कि जंगों का खात्मा हो, और फिर वो ये चाह रहे हैं कि ये जो आग लगी हुई है दुनिया में इसका भी खात्मा होना चाहिए। क्या होता है कि ये जितनी भी हम वॉर की एक्सरसाइजेस करते हैं, फोर्सेस चाहे भारत की हो या हमारे यहाँ, ये एक्सरसाइजेस ही होती हैं। रियल कॉम्बैट की सिचुएशन और पावर का पता चलता है जब जंग हो एक्चुअली, जो कि अवॉइड की जाती है लेकिन हो गई, और दोनों तरफ की जो स्ट्रेंथ्स थी वो आमने सामने थी, और पता चला कि माशाल्लाह पाकिस्तान तो टेक्नोलॉजी हो, वॉरफेयर हो, स्ट्रेटजी हो, हर चीज़ में इतना एडवांस है जो एक्सपेक्ट नहीं कोई कर रहा था। मुझे लगता है कि ट्रंप का ये जो थोड़ा सा बिहेवियर है ना, थोड़ा सा इसके बाद भी चेंज हुआ है। जो ये जंग का आउटकम था, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, पाकिस्तान के एलाइज उसको रिकॉग्नाइज किया, और चाइनीज भी सारा जो इसमें उसको रिकॉग्नाइज किया, बिल्कुल। उसको देखने के बाद मुझे लग रहा है इन्होंने थोड़ा सा अपना ना बिहेवियर चेंज किया, विच इज नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया। मुझे लग रहा है इंडिया की तरफ कोई बहुत पॉजिटिव नहीं जा रहा। अब आप उनका भी मीडिया देखें, बिल्कुल ट्रंप से खुश, बिल्कुल ऐसे ही इंडिया में बहुत तशवीश है, डोनाल्ड ट्रंप के इस तर्ज अमल पर बहुत तशवीश है। तो हमें ज्वाइन किया है मसूद खान साहब ने, जो कि साबिक सफीर भी हैं और यूएन में भी सर्व कर चुके हैं। बहुत वसी तजुर्बा है मसूद साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले ये ट्रंप के मामला तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाक भारत तनाज़े की बात होगी। ये जो तनाज़ा हुआ, पाकिस्तान ने जवाब दिया, इसके 2-3 फायदे क्या आप समझते हैं? मुझे तो जहन में ये आ रहा है कि कश्मीर का मसला उजागर हो गया है, और यूएस के प्रेसिडेंट भी ये कह रहे हैं कि ये मसला देरीना मसला हल होना चाहिए। आप जरा बताइए, एनलाइटन कीजिए हमें। सबसे पहली बात यह है कि जो जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स थी और दुनिया के उसके सिलसिले में जो परसेप्शन थी वो तब्दील हो गई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा ये बरतरी की एक मिथ बनाई हुई थी, ख़ास तौर से रिवायती रेल में, कन्वेंशनल रेल में। लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि न सिर्फ वो बराबर है बल्कि बालातर है। तो एक तो ये उसका जो माखज़ है या एक जो उसका डेरिवेटिव है। सेकंड चीज़ जो है उसमें ये आई है कि वो मामलात जो पाकिस्तान के लिए अहम हैं वो एजेंडे पे, इंटरनेशनल एजेंडे पे दोबारा आ गए हैं। पानी भी है और उसके साथ साथ कश्मीर, मसला कश्मीर भी है, तिजारत भी है। 3 मामलात जो हैं पाकिस्तान के लिए अहम हैं, ये बैनुल-अक़वामी एजेंडे पे आए। और अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में भी एक बेहतरी नज़र आई है, क्योंकि सदर ट्रंप ने जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जिक्र किया तो एक ही बुनियाद के ऊपर किया और मुतवाज़न अंदाज में किया, और कहीं किसी तरफ झुकाव नहीं था, ख़ास तौर से हिंदुस्तान की तरफ झुकाव नहीं था, जो जिसकी हिंदुस्तानी हुकूमत, हिंदुस्तानी रियासत को तवक्को हुई होगी। और तीसरा जो आपने ख़ुद कहा है, यानी तीसरा चौथा जो मैं कह रहा हूँ, वो ये है कि जो मसला कश्मीर एक मरतबा फिर उजागर हुआ है, बैनुल-अक़वामी एजेंडे पे आया है, बहस व तमीज़ का हिस्सा बन रहा है।
मुज़ाकरात होंगे तब होंगे, हिंदुस्तान जब आमादा होगा, एजेंडा तय होगा। लेकिन उससे पहले ये हुआ है कि जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है या बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक्स हैं, बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, उनमें कश्मीर के बारे में दोबारा से गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो ये हैं आपके जो है। अच्छा, अब इसमें यह है कि थोड़ा सा तौक़ुफ़ की ज़रूरत है कि दो चीज़ें पाकिस्तान ने इस जंग से सीखी हैं कि हिंदुस्तान ने जंग वसी तर कर दी है और इसलिए पाकिस्तान को भी ज़्यादा तैयार होना पड़ेगा। अगरचे ये है कि हम हर मैदान में बालातरी हासिल की, लेकिन ये कि हमें मुस्तक़बिल के लिए तैयार होना है और बुलंद सतह पे तैयार होना है। दूसरा ये है कि अगर जंग तूल खींच जाती तो क्या हमारी मईशत ये धचका बर्दाश्त कर सकती थी? हिंदुस्तान की मईशत ने भी ये धचका नहीं बर्दाश्त करना था। लेकिन हमें जो है अपनी मईशत को मजबूत करने की ज़रूरत है और उसके आसार हैं। कल ही जो बैलेंस ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक जो है आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो अच्छे हैं। यूरो बॉन्ड मजबूत हुआ है, उसके बाद जो है इफ़रात ज़र में कमी आई है। तीसरे ये है कि आपकी जो भी GDP ग्रोथ उसके इम्कानात ज़्यादा हो गए और ये सरमायाकार जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। तो ये इसको और इसके लिए पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग पैड पे आ गया है एक बड़ी मईशत बनने के लिए। और उसमें जो फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी है उनको अगर हम मर्ज कर दें तो पाकिस्तान इस वक्त बेहतरी होती रहेगी इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि जो ट्रंप ने सीरिया के बारे में कहा कि सैंक्शन जो हैं इनसे वो ख़त्म कर रहे हैं, उठा रहे हैं, एक तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी एक रिकैप हो जाए कि सीरिया पे सैंक्शंस लगी क्यों थी और अब वो उठा क्यों रहे हैं इस टाइम? देखिए, जो मैं सदर ट्रंप के, मैं आपके तारुफी जुमले सुन रहा था तो मैं सदर ट्रंप के दौरे के हवाले से 3-4 बातें करना चाहता हूँ। सीरिया में POC में आ जाएगा। उसमें सबसे पहली बात यह है कि उसके दौरे की 3 वजह से अहमियत है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से। एक तो वहाँ बार बार हिंदुस्तान पाकिस्तान और जो वो सऊदी अरब में हुए या क़तर में हुए, जहाँ भी उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, ख़िताब किया तो वहाँ उसका ज़िक्र किया, उसे एक आलमी मसले के लिए के तौर पर पेश किया और उसे अपनी कामयाबी, अमेरिका की कामयाबी, अपनी सालसी का बार बार जिक्र किया और पाकिस्तान का इस तरीके से में जिक्र आया। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसराइल ने जो गज़ा के ऊपर जुल्म सितम किया हुआ है, जुल्म इस्तब्दाद किया हुआ है, उसकी वजह से सऊदी अरब नाराज़ था और खलीजी रियासतें नाराज़ थी और इनके जो मामलात चल रहे थे अब्राहम अकॉर्ड से मुताल्लिक़, क्योंकि इसके जो मूजद हैं या इसके जो मुहर्रिक थे वो सदर ट्रंप ही थे अब्राहम अकॉर्ड्स के। तो सऊदी अरब और अमेरिका बहुत आगे जा चुके थे, लेकिन गज़ा के बाद सऊदी अरब पीछे हट रहा था और अमेरिका की बहुत सी शराइत मानने के लिए तैयार नहीं। तो हमने देखना है कि ये कहीं जो है क्या इससे बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इसराइल के ऊपर दबाव बढ़ेगा। और तीसरा ये है कि वहाँ एक और डिप्लोमेसी चल रही है, वो ये है कि सऊदी अरब और ईरान की भी जो शटल डिप्लोमेसी चल रही है कि अमेरिका किसी तरीके से ईरान के ऊपर हमला न करे। जो उन्होंने शुरू में कहा था, धमकी दी थी कि या मुआहिदा करो हमारे साथ, जौहरी मुआहिदा करो, या फिर जो है जंग के लिए तैयार हो जाओ, और यहाँ तक कह दिया गया था कि या अमेरिका हमला करेगा या इसराइल हमला करेगा। तो इस हाल को जो उनके खलीजी दौरे से जो है थोड़ी सी जो गर्मी थी पूरे माहौल में वो कम हुई है। सीरिया जो है अब जो है वो मगरब नवाज हुकूमत देखी जा रही है वहाँ, और जो सैंक्शंस लगी थी वो असद रेशीम के ज़माने में लगी थी। तो अब जो है उनको हटाने की एक मंतक है। और दूसरा ये है कि सीरिया में जो ठिकाने इसराइल दुश्मन थे उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया है बड़ी हद तक। तो इसलिए ये है कि वो जो एक किस्म का चैलेंज था उनको सीरिया से, वो अब नहीं रहा। यानी वो अब और मेरा जी यानी अब वो ईरान को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि आप इस हद तक कमजोर हो चुके हैं सीरिया को लेकर भी, हिजबुल्लाह और हमास के मामले में, कि अब आप टेबल पे बैठे हैं। अच्छा, ये तो एक बड़ी एक अलग सी यूनिक सी ट्रंप की पॉलिसी लगती है ना, कि वो कैरेट एंड स्टिक वाला किरदार अदा कर रहे हैं, वो ऑल आउट नहीं जाते किसी भी मामले को लेकर। जी, उन्होंने स्टिक बहुत बड़ी इस्तेमाल की थी और उसकी वजह से जो कैरेट दे रहे थे उसे खुद ही उन्होंने मंसूख किया था। ये जो मुआहिदा, जौहरी मुआहिदा था,
ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ था और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एकतरफा इसे मंसूख कर दिया था। सही। तो ईरानी जले कटे हैं, और उसके अलावा ये कि ईरान के ऊपर जो है हमले भी बहुत हुए हैं, इसराइल के हमले हुए हैं, उनके जो भी हवारी या हलीफ थे मशरक़ वस्ता में, उनको बहुत नुकसान पहुंचा। वो हिज़्बुल्लाह की बात हो या हमास की बात हो या जो भी, जो सीरिया में भी जो उनका नेटवर्क था, तो उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। और फिर वो कहते हैं कि हम एतबार कैसे कर लें, क्योंकि वो अगर एक जौहरी माहिदा कर लें, वो ये भी इसराइल धमकी दे रहा था कि हम इनकी जौहरी तनसीबात को ही निशाना बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने कहा कि कैरेट बहुत छोटी थी और स्टिक बहुत बड़ी थी, और जो ईरान जो है वो उसकी जो निज़ाम है, मौजूदा निज़ाम अगर इसने जारी रहना है और उसके बाद वो जौहरी एतबार से भी अपने आप को हथकड़ी लगा दें, तो उनके पास कोई निगोशिएटिंग स्पेस नहीं रहती। लेकिन उनको ये भी ख़तरा है कि अगर जंग हुई और 5-6 भी हमले हुए तो इससे ईरान को शदीद नुकसान होगा। इस माहौल में मैं समझता हूँ कि सऊदी इरानियन डिप्लोमेसी would be most crucial. सर, ये कहना सही है कि इजराइल इज नॉट हैप्पी विद ट्रम्प स्टेटमेंट्स, विजिट्स, और जैसे वो विजिट्स के आउटकम हो रहे हैं, दे डोंट सीम हैप्पी। तो क्या वजह क्या है? इसराइल जी नहीं, इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात में जो भी बयानात हों, जो भी खफगी आप नेतन्याहू के चेहरे पर देखें, इसके बावजूद ये कहूँगा कि इनकी दोस्ती की जड़ें बहुत मजबूत हैं। मैं खुद जो है पिछले साल तक अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर था, तो मैं अमेरिका में बड़े अरसे तक रहा हूँ, तो मैंने बराह रास्त मुशाहिदा किया है, मुख्तलिफ महफिलों में रहे, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, सरकारी गैर सरकारी तमाम इको सिस्टम्स में मुशाहिदा का मौका मिला है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि जनाब यकलख्त कोई पोजीशन तब्दील हो जाएगी और या नेतन्याहू के जो भी गुनाह हैं उसकी वजह से उसे कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कोई दरमियानी रास्ता, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कहेंगे मीडियन पॉइंट, ना इधर ना उधर, दरमियान में कोई ऐसा रास्ता। क्योंकि कल देखिए सर, आपने सुना होगा, कल उन्होंने ये भी कहा गाजा की भी, हालांकि कोई भी यूएस का प्रेसिडेंट गाजा की सूरत पे बात नहीं करता, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि देखिए ये है बड़ा अफसोसनाक जो गाजा में हो रहा है। तो एक है तो ना, रिफ्ट तो है, जरा सा शिफ्ट तो है। नहीं, शिफ्ट क्या है, वो उन्होंने जो दिया था, मशवरा दिया था गजन्स को, वो ये था कि हम आपको रिलोकेट करते हैं अरब ममालिक में, और आपको जो नहीं, मतलब वो भी उससे उनको घर से निकाल रहे थे। तो एक चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने जो 7 अक्टूबर 2023 से लेकर जो पूरा मुशाहिदा किया था, तो वहाँ की जो अमेरिका की स्ट्रीट है और अमेरिका की हुकूमत जो है, इनमें मुताबिकत नहीं है। यानी मतलब ये है कि इनके मुख्तलिफ राय है। जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट से अमेरिका जो है, जो लोग हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बाद सिविल सोसाइटी है, उसके बाद यंगर जनरेशन जो है, टेक सेवी यंगर जनरेशन टॉक ऑफ द टाउन जिसे कहते हैं। हाँ जी। तो वो सारे के सारे जो है इस पॉलिसी के खिलाफ थे। वहाँ बाईपार्टिसन कंसेंसस है इसराइल की सपोर्ट के सिलसिले में। इसराइल जो है वो अमेरिका की इमदाद के लिए मांगने नहीं जाता, उसका इतना असर और रसूख है कि वो उसे वहाँ से इन्फोर्स करवा सकता है पूरे अमेरिका से। सही। तो ये है कि थोड़ा सा जो है उसको स्पेस दिया जाएगा इधर खलीजी रियासतों को, लेकिन मुकम्मल तौर पर उनके हक में शिफ्ट नहीं होगी। या ये कि जो जंगी जराइम किए हैं नेतन्याहू ने, उसके लिए उसे थोड़ी जवाब दे नहीं, यानी थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस। अच्छा, मुझे एक सवाल और आपसे, आप यूएन में आपने सर्व किया, यूएन में इस वक्त क्या फील आपको नजर आ रहा है मसला कश्मीर को लेकर? बार बार हम कहते तो हैं कि यूएन करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, लेकिन कोई खास पेशरफ्त होती नहीं है। तो वहाँ वो जरा हमें थोड़ा सा तज्जिया आपका चाहिए उससे। देखिए, यूएन जो है ज़बानी कलामी करारदादों की बात करता रहता है। वहाँ जो है ये सलामती काउंसिल की करारदादें ही, कोई आम ताम करारदादें नहीं हैं। सलामती काउंसिल की करारदादों का मतलब ये होता है, अगरचे चैप्टर 6 के तहत पास हुई थी, कि ये नाफिज होनी होती हैं, दे हैव टू बी इन्फोर्स, दे हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो है, ये करारदादों के बारे में वहाँ ज़बानी कलामी गुफ्तगू हो रही थी। अभी जो नया मंजरनामा है, इसमें ज़रा संजीदगी से इस मसले के ऊपर बातचीत की गई होगी। ताहम मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसे अच्छी खबर सुनें, समझें, बुरी खबर समझें, कि जो मैं तमाम दुनिया के कैपिटल्स की पल्स समझता हूँ, जो ख़ास तौर से जो कहते हैं कि बाहमी गुफ्तो शनीद से मसला हल किया जाए। ठीक है। और जो एक एतबार से
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने और सदर ट्रंप ने भी कहा है। तो उसमें यह है कि वो सहूलतकार का तो किरदार अदा करेंगे, लेकिन अभी कोशिश ये है, यानी ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस या उनसे पहले जो थे, वो सारे के सारे हमेशा ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है मीडिएशन के लिए तैयार है या फैसिलिटेशन के लिए तैयार है, बशर्ते कि दोनों फरीक़ैन तैयार हों। तो उसमें एक फरीक तैयार है हमेशा से, बिल्कुल हमेशा वो सामने वाले चाहते है और हम तैयार नहीं है। जो बात नहीं कर रहा है इसका मतलब उसको रिजॉल्व करना ही नहीं कॉन्फ्लिक्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट ही चाहता है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना तज्जिया भी दिया, तजर्बे से भी हमें हमने बहुत कुछ सीखा। तो ये वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर नज़र भी है, उनका तजर्बा भी था। तो ये बता रहे थे कि यूएन में तो महज करारदादे, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादे हैं जिनको नाफिज करना लाजमी होता है। ये जो कश्मीर का मसला है, ये उनकी मुझे भी लगता है, वरना ये हैं क्यों? ये हाँ, ये सवालात आप बिल्कुल सारी जिंदगी हमने सुना इतने बड़े बड़े नाम हैं, वहाँ ये कह रहे हैं, वो हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं, होता तो कुछ नहीं। फिर अगर होना कुछ नहीं है तो फिर ये है क्यों? ये मुझे समझ नहीं आती है। शायद सिर्फ बस अब नहीं, वैलिड सवाल है आपका, ये सब यही सोच, सादा सा सवाल है। मैं तो सारी जिंदगी यही देखती आई हूँ, हुआ कभी कुछ नहीं कि जुल्म होता जा रहा है, गाजा में जुल्म होता जा रहा है, और ये यूएन की करारदादों पे करारदादें आती जा रही हैं, और कोई ऐसी अमली तौर पर कुछ ऐसे कोई ह्यूमैनिटेरियन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इतने सालों में बनी नहीं जिससे लोग खौफ खाएं, जिससे मुल्कों को डर लगे कि नहीं यार कोई है, हाँ वो हमें आइसोलेट कर देगा। इन बातों पे आपको एक बड़ी कहते हैं ना जायज सैंक्शंस लगनी चाहिए फॉर वायलेटिंग सर्टेन जो भी आपके लॉज हों। कुछ भी नहीं है तो क्यों कोई फॉलो करे, और अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो ये क्यों है? बड़े डिसअपॉइंटेड है बिल्कुल। हर यानी जिन मुल्कों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं या जिन मुल्कों को साइडलाइन किया जा रहा है, वो उनके वहां के अवाम ये सवाल करते हैं कि भाई क्या माइट इज राइट ही है इस दुनिया में? तो फिर आपने ये जो इदारे बनाए हुए हैं, इनका क्या काम है? इनको आप बंद कर दें। फिर आप उम्मीद तो ना हो ना कि आप यूएन में जाएंगे और आपका मसला हल हो जाएगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे मसला हल हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स में जाएंगे हल हो जाएगा। बयानात बड़े आते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल के कि हमें अफसोस है, बहुत ज़्यादा हम दुख में हैं, ये फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। यार आपके पास इख्तियार कुछ नहीं है, नजर ये आ रहा है कि इख्तियार कुछ नहीं है आपके पास। जो पावरफुल है वो एग्रेशन किए जा रहा है, उसको रोकने वाला और साथ में उसके घमंड, जिद। मोदी सरकार इतनी डेंजरस क्यों है अपने लोगों के लिए? क्योंकि इनके अंदर एक जिद है, एक नफरत है, और उस नफरत की आग में अपने लोगों को भी रोनते हुए जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक के बाद एक ऐसा देखो इनका चल रहा है, इनकी हरकतें अब सिखों के साथ मजीद उनको और नाराज कर रहे हैं, और उनके साथ मैं कहती हूँ और जो है नफरत पैदा कर रहे हैं कि जी अब आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसा क्यों भाई? हाँ, पाकिस्तान नहीं जा सकते। देखो ना अपने उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको जाना है। आप होते कौन है रोकने वाले? और अगर आप रोकेंगे, देखिए, और आप ट्रेड व्रेड इन चीज़ों के लिए चैनल्स वैनल्स बंद कर दो, लेकिन आप किसी को अपने मजहबी फराइज से अगर रोकते हैं तो भाई बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा आप जो अपने लिए एक मसला, एक नया खड़ा कर रहे हैं। आप एक तो ऑलरेडी मुख्तलिफ मूड में, वो उनको पहले से ही आप जो है भारत के में उनको सांस लेने का मौका नहीं दे रहे हैं आप, और उनके हुकूक नहीं दे रहे हैं, ऑलरेडी वो बहुत परेशान है। तो अगर आप उनकी बात गाहों पर भी जाने पर पाबंदी लगा देंगे तो आप सोचे क्या होने जा रहा है। नादिया, ये जो बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब आप देखें ना कि अभी हालिया जो तजुर्बा हमने किया है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लिया उन्होंने, मतलब विदाउट एनी किसी भी कोई रीजन नहीं, कोई एविडेंस नहीं पहलगाम का, और क्रॉस कर लिया। तो क्या किया यूएन ने और इन इदारों ने? फौरन आके कौन से हाथ पकड़े? कुछ भी नहीं किया, बस ये इनकी पेपर्स निकलते रहते हैं, दुनिया पढ़ती रहती है, ये हैं, ये क्यों हैं, करते क्या हैं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे कश्मीर का मसला, ये तो हम भूल ही गए ना, कश्मीर में जो मसालिम ढाए जा रहे हैं। ये यूएन वालों की जो सैलरीज होती हैं, इतनी सैलरीज, इतनी फैसिलिटीज, इतने रिसोर्सेज हैं इनके पास कि अगर करने को आए ना तो कोई कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में ना हो, बिल्कुल ईमान से खत्म हो जाए, लेकिन एब्सोल्युटली नथिंग। बिल्कुल, दुनिया की सबसे बड़ी जेल कश्मीर, लोगों को कैसे पूरे घर मिसमार कर दिए, फैमिलीज तबाह बर्बाद कर दी भारत ने। 370 लेकर उसने आबादकारी शुरू करा दी कश्मीर को। यानी आप मुझे ये देखिए, हम ये दिखा रहे हैं, मनाजिर दिखा रहे हैं आपको, कश्मीर के मनाजिर मतलब। और पता है पुराने जमाने की बात और थी, हम यूएन जाएंगे, हम ये, अब इतना मीडिया एडवांस हो गया, दुनिया एडवांस होगी ना, अब ये चीजें आपको तसल्ली नहीं देंगी, आप मानेंगे नहीं, बिकॉज अगर एक्चुअली आप कुछ डिलीवर नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, आपकी पावर नहीं है, आपकी असर ही नहीं है, तो अब तो फिर लोग वो मानेंगे। और ये कहते हैं आप ग्लोबल विलेज है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और जिन जनाब केस सही तरह प्रेजेंट, भाई हम कब से यानी 60-70 कब से हम ये अपना केस आपको बयान कर रहे हैं, कश्मीर का हम मुकदमा लड़ रहे हैं,
क्या आप सुन नहीं रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, क्या आपके पास फुटेजेस नहीं आ रही हैं, आपके पास एविडेंस नहीं पहुंच रहे हैं? तो ये बेकार बात है कि लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान को केस इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि इस तरीके या उस तरीके। क्या दुनिया देख नहीं रही क्या कि वहां पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, वहां बच्चों को, औरतों को मारा जा रहा है? और अब मुझे लग रहा है कि वो वक्त आ गया कि शायद दुनिया अब आपको भी नहीं देखेगी। ब्रेक लेते हैं, आएंगे। स्टे विद अस, कीप वाचिंग राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग। जी क्या टाइमिंग है इस फिल्म की 365 न्यूज़ पे, हमारी भी ज़बरदस्त टाइमिंग है जी। राइज एंड शाइन में वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सैटरडे को क्या होने वाला है? हा ज़बरदस्त 365 पे रात को 10 बजे, बताइए। रात को 10 बजे मूवी आप देखेंगे शेर दिल। अच्छा, मूवी तो देखेंगे वो सही है, कोई बात नहीं, मूवीज आती रहती हैं, बहुत चैनल्स पे आती हैं, लेकिन ये शेर दिल जो मूवी है ना, ये पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स पर है। और फाइटर पायलट्स ने क्या किरदार अदा किया, तो इसकी वजह से सभी मुंतजिर है नादिया, सब पूछ रहे हैं कि कब आएगी, कितने बजे, बार बार बताना है ये। बिल्कुल, और मैं कह रही हूँ ना, एक बार फिर से आप चाहते हैं कि भारत की एयरफोर्स की धुलाई हो, तो उसके लिए तो ज़रूर आप ये देख सकते हैं फिल्म, बड़ा मजा आएगा आपको। हाँ, और अब आप और इसको एंजॉय करेंगे, बिकॉज आप उसको रियल इवेंट से, रियल जो फाइट हुई है, जो जंग हुई है, एयर कॉम्बैट हुआ है तारीखी, उससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और जब भी तो ज्यादा मजा आएगा। बल्कि वो और भी जो फिल्म्स रिलीज हुई हैं पहले, मैं कहती हूँ उनको दोबारा रिलीज करना चाहिए, जो एयरफोर्स से रिलेटेड है, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कोई भी आनी चाहिए दोबारा। दिस इज द राइट टाइम। 2019 में मैं उड़ा, और आपने कितना अभी वो रिस्पांस एकदम से उसका आ गया, इतना खूबसूरत गाना, कैसे मिस हुआ हमने, शायद चलते फिरते सुना हो, लेकिन अब तो वो मेरे घर में, मेरी गाड़ी में, मैं तो हर वक्त सुनती रहती हूँ। शुजा का क्या कमाल गाना है, इट्स बिकम लाइक अ वॉर एंथम फॉर अस, ब्यूटीफुल। तो जी अभी एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा, क्योंकि फिल्म की बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा उनसे, उनकी आर्टिस्ट से भी बात की जाए। बड़ी अच्छी इसमें कास्ट है, मिकाल हैं, अरमीना हैं, और साथ में ये बड़ा एक मज़ेदार रोल है जो कि हसन न्याजी ने प्ले किया है। नेगेटिव रोल्स के बादशाह हैं, बादशाह हैं ये, चाहे दुनियापुर में आपने इनको देखा एज ए विलन या फरार में भी, तो मास्टर अपने काम किया। और इस फिल्म में भी भारतीय जो है फाइटर पायलट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण वीरानी, उसका रोल उन्होंने प्ले किया है, तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है। पहले मैं आपको इस फिल्म का एक ट्रेलर दिखाती हूँ। ये वर्दी में चलते फिरते लोग आम से दिखते हैं, लेकिन वक्त आने पर अपना सब कुछ कुर्बान करने पर राजी हो जाते हैं। Joining instructions, PAF Academy. What? तुम जो रिश्ता बनाने जा रहे हो ना, उसे निभाना बहुत मुश्किल है। Are you here with your own choice? Yes, sir! हो जानिया तेरी मेरी यारियां बढ़ जान दे प्यार दी खुमारियां। We welcome our allied partners to the 47th Top Flying Wing exercise. I am Sarah Francis. This is Flight Lieutenant Virani, Arun Virani from India. अगर एक सेकंड के बाद पुल किया होता ना, तो आप इस वक्त यहां नहीं होते। हम हैं और हम रहेंगे। तुम अपने प्यार के बदले मुझसे मेरा जुनून मांग रही हो। अगर हम दुश्मन को पसपा करने में नाकाम रहे, तो इसका मतलब है सर्जिकल स्ट्राइक्स, जो कि अब तक उनका ख्वाब रहा है। 3, 2, 1, स्ट्राइक! And if I don't return? Oh. If I don't return? इमोशनल जबरदस्त, क्या कमाल, मैं कहती हूँ। अच्छा, ये जुमले कैसे थे? चलते फिरते जो ऐसे बनती है ना PAF पे स्पेशली, यार
पागल कर देती है। क्या क्या चलते फिरते आम आदमी लगते हैं, लेकिन वक्त आने पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। खूबसूरत लाइन। अब मैं बताऊं, इन लाइंस के मायने आपके लिए अब बदल गए हैं। अब आप जिन्होंने पहले देखी भी होगी ना फिल्म, अब देखेंगे ना आप इसको, ये अलग ही आप पे असर करेगी। मैं आई गारंटी यू दैट कि ये वाकई अब ये सिर्फ एक डायलॉग्स नहीं रह गए, ये हमने विटनेस किया, ये हमने देखा है। अब जो आम लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ना, जंग के टाइम पे अपने फ़ायदे नुकसान का हमने देखा है, उन्होंने देखा है कि यार यार हम कुछ रिएक्ट करेंगे, बोलेंगे, नुकसान फ़ायदा, और ये देखो ये लोग कभी अपने ये नहीं कि इनके नुकसान नहीं होते, बिल्कुल इनके भी फैमिलीज होती हैं, इनका भी बहुत कुछ स्टेक पे होता है, कोई परवाह नहीं। मुल्क जब जुनून बन जाए सब कुछ कुर्बान करते हैं। जब ये अपने नुकसान का नहीं सोचते तो कोई भी शख्स क्यों सोचे, चाहे वो फाइनेंशियल नुकसान हो, आपकी क्या कहते हैं, बस फैन फॉलोइंग का नुकसान हो, मैं क्या बोलूं, लेकिन ये कि किसी किस्म का। अच्छा, बिजनेस वालों को भी, कुछ लोग वहाँ के भी, वैसे मैं आपको बताऊं, लोग खामोश रहे हैं क्योंकि एक बड़े टाइज हैं उनके, बिजनेस टाइज हैं, तो उसकी वजह से कुछ नहीं बोले। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे फायदे का क्या फायदा। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे फायदे का क्या फायदा, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात की आपने। ये नुकसान है। अच्छा, मतलब हम बात करते हैं हसन नियाजी से, जिन्होंने इंडियन जो है फाइटर पायलट का रोल इसमें प्ले किया है। और ये ऐसी आप फिल्में देखते हैं ना कि आम नहीं है जो हम रोल्स के लिए तैयारी करते हैं कि मैं अपनी टोन कैसी रखूं, मेरे कपड़े कैसे हो, मेकअप कैसा हो, ये वो तैयारी है। इसकी तैयारी कुछ अलग लेवल की है, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल है ऐसी फिल्म के लिए तैयारी करना, और अलग पैशन है, अलग पैशन और मुश्किल, ये काम ही मुश्किल है। तो ये कैरेक्टर करना इनके लिए कितना मुश्किल था। ज़रा हम वेलकम करते हैं हसन नियाजी को, और फिर वो उनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म का। जी अस्सलाम वालेकुम हसन जी, बताइएगा। वेलकम टू राइज एंड शाइन। हसन कितना, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। हसन, ये बताएं सबसे पहले कि ये कितना मुश्किल था। ये पूछ लिया मैं सवाल कि कितना मुश्किल था ये कैरेक्टर, ये मेरा सवाल है। जी, आपका सवाल मैं पूछ चुकी हूँ, लेकिन जवाब में डिले है। जी, किधर है हसन? जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? नहीं, इस फिल्म में भारतीय पायलट का कैरेक्टर करना मुश्किल इसलिए नहीं था क्योंकि जब ये फिल्म बनी थी 2018 में, तो उससे बहुत पहले ही ISPR का नैरेटिव चेंज हो गया था। पहले इस तरह के प्रोडक्ट्स तैयार होते थे जिसमें से नफरत दिखा रहे होते थे या वो गुस्सा दिखा रहे होते थे, लेकिन ये स्क्रिप्ट ख़ास तौर पे जो है वो कहना चाहिए डिफरेंट था, एंड बड़ा ऑब्वियस था कि ISPR का स्टांस किस हद तक चेंज हो गया। अच्छा, वैसे हम समझ सकते हैं मुश्किल होगा ना। देखिए, आप इंडियन फाइटर पायलट का किरदार, दिल आपका पाकिस्तान के लिए धड़क रहा है, दिल चाह रहा होगा पाकिस्तान जीत जाए। तो मुझे बताएं कि ये यानी शोहरत आपने इससे बहुत आपको मिली, और मजीद भी अब ये 365 पर चलेगी, शोहरत मिलेगी, अब और मिलेगी। नेगेटिव किरदार अदा करने में एक एक्नॉलेजमेंट तो होती है, लेकिन वो दिल किस तरफ था, लेकिन थोड़ी बेइज्जती भी होती है। बिल्कुल। ड्रामा में के तो हमने देखा है जो नेगेटिव रोल्स करते हैं, बाहर जाते हैं लोग, उनसे फिर शिकायत भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन वो यही इसका ये अवार्ड है कि आपने बहुत अच्छी जो है एक्टिंग की है। तो जी सुहेब का बताएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मैंने विलन का रोल किया है और इंडियन पायलट का रोल किया है, तो कैसा फीडबैक आएगा। आई वॉज वरीड कि मैंने जो कुछ भी उसमें किया है गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर, तो वो लोगों को पसंद आ जाए। एंड यस, इसकी प्रमोशन में बहुत मज़ा आया। जहाँ भी गए हम, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, मॉल्स में, तो आई जस्ट यूज्ड टू से वन थिंग कि टी इज़ फैंटास्टिक, क्योंकि जहाँ भी जाते थे वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट में या प्यार में हमें कॉफ़ी चाय सर्व हो रही होती थी, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट बड़ा रिलेटिव सा था उस टाइम पर। आते कि एक फिल्म जो कि आपके 5-6 साल पहले कभी चली हो और फ्यूचर में जाके उसके मायने ही बदल जाएं, सिचुएशन ही बिल्कुल आपकी चेंज हो जाए, और कितना आइडियल टाइम है कि 365 पे आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। जी, क्या सवाल करेंगे? और मेरा सवाल जहन में आ रहा है कि ड्रामों में आपने कहा ना कि नेगेटिव किरदार अदा करते हैं तो फिर लोग पूछते भी हैं इधर, लेकिन जब नेगेटिव किरदार अदा करें आप भारतीय पायलट का, तो ये पूछना जरूरी है कि लोगों का रिस्पांस कैसा रहा। और इस वक्त ये बताया सर। लेकिन उस वक्त रिस्पांस क्या था? बिल्कुल नहीं, देखें, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि विलन जितना स्ट्रांग होगा, इन दी एंड उसने डिफीट लेनी होती है, और हीरो जब उसको डिफीट देता है तो वो हीरो उतना बड़ा हो जाता है।
प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि विलन को कितना मार्जिन मिला है और करने वाला क्या कर पाया है उसको डिलीवर, ये बहुत मैटर करता है मेरे ख्याल में। और बड़ा मैं आपको बताऊं, हसन इतना कमाल एक्टर है कि कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर इनको दे दें, इतना उसको कन्विंसिंग बना देते हैं कि आप इंतज़ार करते हैं कभी कभी हीरो से भी ज़्यादा कि हसन का पार्ट कब आएगा। हसन के सीन, और एक ड्रामे में जब शुरू में इनको मार दिया गया दुनियापुर में, तो मैं कहती हूँ लोग इतना अपसेट हुए हैं कि इतना पावरफुल कैरेक्टर था, इसको मरवाया क्यों आपने जल्दी, क्यों भाई क्या जल्दी थी। तो उससे पता चलता है कि कितनी पावरफुल इनकी परफॉर्मेंस होती है। और अब अगला सवाल करेंगे कि अगर दोबारा लेट्स से हसन चांस मिले तो क्या इस बार पाकिस्तानी फाइटर पायलट का कैरेक्टर करना चाहेंगे? जी ऑब्वियसली मुझे मोस्टली तो नेगेटिव रोल्स ऑफर हो रहे होते हैं या विलन के रोल ऑफर हो रहे होते हैं। अगर दोबारा पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर फिल्म बने और मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली आई वुड लव टू एक्ट एज अ पाकिस्तानी जीटी पायलट। जी अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ख्याल स्टोरी के बारे में भी जान लें। बिल्कुल 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 तो ऐसे मतलब अंदर की बात है अभी, क्योंकि कुछ लोगों ने नहीं देखी है फिल्म, तो आप बताएं कि स्टोरी क्या है कि इंडियन जो फाइटर पायलट होता है उसका गंदे इरादे होंगे, नापाक इरादे ही होंगे, लेकिन फिर भी इस फिल्म में जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं ये इसका मिशन क्या है? मिशन क्या है? थोड़ा सा ज़रा। नहीं, इस सवाल के जवाब में मैं नादिया कहूँगा कि व्यूअर्स को 365 पे सैटरडे रात 10 बजे ये फिल्म देखने दें, तब आपको और व्यूअर्स को आइडिया होगा कि क्या स्टोरी है और मैंने उसमें क्या करने की कोशिश की। जवाब बिल्कुल सही जवाब है कि 365 पर देखें भाई। लेकिन गलत सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। ये भी एक आर्ट होता है, मतलब थैंक यू सो मच हसन एंड ऑल द बेस्ट। मुझे पता है जब कास्ट को देखो ना तो पता चलता है कि यार फिल्म बिल्कुल ज़बरदस्त बनाई होगी, और ऐसे प्रोजेक्ट्स में बड़े खास जो है कास्टिंग की भी जाती है, तो कमाल हम उनका काम। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है नादिया, और मिकाइल का और अरमीना का भी और बाकी लोगों का भी आप काम देखिए। मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे मैंने हसन को देखा अदाकारी करते हुए, बॉडी लैंग्वेज या फिर डायलॉग्स, अच्छा होता है कुछ ऐसा कि कुछ डायलॉग्स को की अदायगी में ज़्यादा कुछ एक्सप्रेशंस, तो हसन को मैंने देखा है कि वो एक्सप्रेशंस से ज़्यादा खेलते हैं, तो ये अलग स्कूल ऑफ थॉट है, अलग कोई एक्टर्स का कुछ इस तरह, ये जरा मुझे बताएं। ये भी एक बड़ा निहायत गलत सवाल है। समझ नहीं आ रहा मैं कि क्या जवाब दूं। मतलब दोबारा पूछे। मैं दोबारा ये मैं दोबारा पूछ रहा हूं, जैसे तौकीर नासिर थे हमारे, ठीक है, वो आंखों से बात करते थे, ठीक है, इसी तरह मैंने हसन को भी देखा है कि वो अपनी आंखों और फेशियल एक्सप्रेशन से ज्यादा बात करते और बताते थे कि वो विलन है तो वो नजर आ रहा है। वेरी एक्सप्रेसिव। हाँ, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। कहते हो तो मैं मान लेती हूँ कि यही पूछना चाह रहे थे, लेकिन बात ए वे कि मैं ब्रेक के बाद आके आपको थोड़ा बेहतर बताऊंगी, ये मैं थोड़ा सवाल समझ लूंगी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, राइज एंड शाइन में वेलकम, गुड मॉर्निंग। और एक ब्रेक से पहले ना कोई बड़ा जबरदस्त ड्रामे के ऊपर बात हो रही थी, पता नहीं फिर फिल्म की फिर ड्रामे पे सैंडलर क्या इसकी लाइट ज़ुहैब ने मुझसे कैसा सवाल किया कि जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। वो इतना पुट्ठा सवाल था और इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल था कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, ये पता नहीं आर्टिस्ट जो है ना, ये क्या कह रहे थे, ये जरा देखिए कैमरे के, हाँ उधर वो देखे ना, वहाँ कैमरे की तरफ जरा से वहाँ से लोग। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ज़ुहैब आपका काम ही नहीं है, ड्रामे आर्टिस्ट एक्सप्रेशंस, ये सवाल मैं आपको कुछ सवाल ना लिख दूंगी आइंदा के लिए, यही पूछना। ये तो मुझे बता रहे होते ना, ये सवाल कैसे मेरी बेइज्जती हो रही है, देख रहे हो, और यार बेइज्जती मेरी चल रही है। कोई बात नहीं, तुम्हारा काम है ही नहीं बेटा, ये सब पे नहीं सूट करता, इसके लिए एक अलग किस्म की फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो वो नहीं हो सकती। तुम कर रहे हो ना बहुत अच्छा लगा, शुरू में तुमने मॉडलिंग की है, मुझे पता चला है, कॉन्टेस्ट किए हैं सारा, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक लाइन अपने लिए चुन ली, जर्नलिज्म, करंट अफेयर्स, उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये एक्टर वेक्टर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये छोड़ दो मेरे पे, कर लूंगी मैं, संभाल लूंगी। अच्छा भाई, कर दिया, थोड़ा आराम है। जी हुन आराम है। अब नहीं पूछेगा सवाल।
तो अब हम बच्ची के सवाल के बारे में बताएं, क्या हुआ है? यार कमाल, बड़ा कारनामा। आलिया सुमरो हमारे शो पे आई है माशाल्लाह। मैं कहती हूँ हमारी बच्चियां दे आर ऑन फायर। इतने चैंपियनशिप जीत के आ रही है। कल किक बॉक्सर बच्ची आई जिसने माशाल्लाह जीता चैंपियनशिप, और आज बॉक्सिंग में इस कैटेगरी में 45 to 61 वाली कैटेगरी में हमारी अपनी पाकिस्तानी आलिया सुमरो जीत गई माशाल्लाह। मासद की बेटा बहुत मुबारक हो। ये क्या है? ये क्या होती है? ये ट्रॉफी होती है इस तरह की? मतलब ये अपने से बड़ी बेल्ट तुमने नहीं ये क्या ये पहनते हैं? पूरा बताओ, हमें नहीं पता। बिल A to Z तुम्हें आज हमें पता होगी बॉक्सिंग के बारे में। मैंने बॉक्सिंग का आगाज़ जो है वो तकरीबन 2013 से किया था, जिस वक्त गर्ल्स बॉक्सिंग थी भी नहीं, और मेरी एज उस टाइम थी 6 ईयर ओल्ड की बस। यस। गुड है। 6 साल का पंच मार लेता बच्चा बॉक्सिंग? शाबाश माशाल्लाह। कौन ट्रेन कर रहे थे तुम्हें? मेरे मामा के चाचू हैं और मेरे जो नाना होते वो ट्रेन कर रहे थे, साथ मोहम्मद यूनुस कामरानी। और गर्ल्स बॉक्सिंग जब स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब मैंने स्टार्ट किया था, बॉयज़ के साथ खेलती थी। तो उस दौरान से लेकर इमेच्योर बॉक्सिंग मैंने 11 साल तक इमेच्योर बॉक्सिंग खेली और अनबीटेबल बॉक्सर और अनकाउंटेबल मेडल हासिल किए हैं। क्या बात है? और नॉकआउट्स किए हैं सारे? जी सारे गोल्ड्स, सारे गोल्ड्स, और उसमें 10 नॉकआउट्स भी हैं। अच्छा इसका बताओ, इस टाइटल का जो चैंपियन की तुमने बेल्ट ली हुई है, ये कैसे हुआ और कितने बॉक्सर से? थाईलैंड में हुआ था। जी ये थाईलैंड में हुआ था। होता है ऐसे, बेसिकली हमारी फेडरेशंस होती हैं, तो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। एक वक्त था 3 बार मैं सिलेक्ट हुई थी पाकिस्तान टीम में, मुझे काट दिया गया कि आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते हो। बिकॉज कहते हैं ना कि जो बच्चे रिमोटेड एरिया और पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है वो लियारी से है, तो वहाँ पर पसमानदा इलाका इस तरीके से कि सिर्फ वो कहते हैं ना कि अपने मुँह मियाँ मिठू वाला हिसाब हो जाता है। तो इस तरीके के मामलात मुझे 3 बार पाकिस्तान टीम से काटा गया। फिर उसके बाद लास्ट टाइम मुझे ये कहा गया कि आलिया सुमरो आपके पास सुबह टिकट आ जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है आपके पास टाइम 1 हफ्ता पहले बताया गया कि आप अपने लिए पासपोर्ट अरेंज करें। अब जब मेरे बाबा कमाते ही इतना है कि जो हम घर चला सकें तो हम कैसे वो सब करेंगे। फिर MP के पास गई, एक MP हैं जावेद नागौरी, उन्होंने मुझे जो है पासपोर्ट वगैरह अरेंज करवा दी और मैंने सब सबमिट करा दिया तमाम चीज़ें। फिर फेडरेशन ने कहा कि आपको सुबह जो है वो टिकट पहुँच जाएगा और आप टेंशन ना लें, हम कर लें। और जैसे ही सुबह ही मैं रेडी होकर बैठी हूँ, मेरी जगह कोई और एयरपोर्ट पे बैठी हुई है। ये क्या ये मतलब ये कब बात हुई? ये मतलब फेडरेशन कह रही है स्पॉन्सर्ड, ये समझ नहीं आ रहा। फेडरेशन के पास फंड नहीं था, स्पोर्ट बोर्ड के पास, तो इसलिए हमें अपना फंड खुद अरेंज करना चाहिए। तो अब जब मैं थी इतनी छोटी तो मैं कैसे करती? डू यू नो दैट कि फिर 2 साल बाद मैंने सोचा कि आलिया तुम्हें प्रोफेशनल, जब स्पॉन्सरशिप की बात आ रही है तो व्हाई डिड यू नॉट गोइंग टू द लाइक ए प्रोफेशनल बॉक्सिंग। फिर जो है मैंने अब हमारे एक बहुत ही अच्छे में प्लेयर भी हैं शायर खान आफरीदी, और मैं पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिलर जो प्रोफेशनल फेडरेशन है उनकी भी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने लास्ट टाइम मुझे कहा कि आलिया अपने आप को पहचानो, यू आर अ ब्रांड। यस, क्योंकि लियारी में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो तुम्हारे साथ खेल पाए और तुम्हारे वेट कैटेगरी की, बड़े वेट की बात नहीं करती क्योंकि हेवी वेट जितना होता है उसकी बात अलग होती है, लेकिन अपने वेट की मैं कहते हैं लोग मुझे ये कहते हैं कि द क्वीन ऑफ रिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अपना एक मकाम बनाया है, बड़ी मेहनत की है। अच्छा ये मुझे पता है 43 to 61 ये कैटेगरी है, ठीक है, केजीज में अगर हम बात करें तो इसमें आपने विन किया है और किसी को समझ ले 1 मिनट समथिंग 59 सेकंड्स में नॉकआउट किया आपने। कहाँ की बॉक्सर थी वो जिनको? वो थाईलैंड की बॉक्सर थी और पिछले 3 साल से वो चैंपियन रह चुकी थी अपनी वेट कैटेगरी में। और थाईलैंड तो बड़ा मशहूर है किक बॉक्सिंग और ये तो मुआय थाई, किक बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा वो मशहूर है। तो और वो थी भी 61 kg थी और आप उससे वेट में काफी कम होंगी। जी, और उस वक्त जब मैं वेट कैटेगरी की और फेज ऑफ की बात हुई तो मेरा अच्छा खासा मजाक बनाया, हो शी इज ओनली 9 पाउंड, मुक्का पड़ेगा तो पता लगेगा मुक्का बोलते किसे हैं। फिर उनके जो कोच थे ना वो उन्होंने मुझे आके बोला, रिसेंट वाले कोच, उन्होंने कहा बॉक्सर को हराना है ना तुमने, सिर्फ उसके IQ लेवल से खेलो, पंचेस से नहीं, IQ लेवल से जब खेलोगी तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किस वक्त को कौन सा तुमने इसकी क्या कमजोरी पकड़ी और कहाँ मारा? IQ लेवल। तो क्या पकड़ा? मैंने उसको दिखाया पंच कुछ और मारा कुछ और, सज्जे दिखा के खब्बे। वीकनेस तुमने इसकी देखी। IQ की बात बताओ, IQ क्या? जी, IQ उसका मॉरल डाउन हो जाता है जब उसकी आंखों में, जब मैं देख रही थी ना तो वो कंफ्यूज हो रही थी कि ये मुझे आंखों में देख के क्यों पंच दिखा रही है।
तो दिखाना कुछ और, मारना कुछ और, 45 सेकंड्स में नॉकआउट करना, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और फिर कहते हैं ना कि आप मेहनत करो तो उसका आपको सिला मिलता ही है, क्योंकि रमज़ानों में, रोज़े में, शदीद गर्मियों के अंदर अपने स्पॉन्सर्स मैंने खुद ढूंढे, काफ़ी कंपनीज़ के पास गई, कहीं पर मना कर दिया गया, कहीं ने कहा हम जो है नहीं कर सकते, हमारे पास बजट नहीं है। फिर एक माहीगीर मनोड़ा बीच पे जो माहीगीर के सरदार है हुसैन असलम भट्टी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फर्स्ट मीटअप पर ही उन्होंने मेरे तमाम अखराजात को लेते हुए ये भी स्ट्रगल का देखिए हिस्सा है कि आप कुछ भी जिंदगी में करना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं और उसको, लेकिन उनका हल भी होता है। अच्छी बात है तुमने गिव अप नहीं किया जी। तो अली मुझे बताओ, मोहम्मद अली या फिर माइक टाइसन, फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई वो वाला स्ट्रेटजी है या फिर टाइसन वाली है? क्योंकि मुझे लग रहा है टाइसन वाली तुम्हारी स्ट्रेटजी जी। स्टोरी जो बताई थी बिल्कुल सेम एज इट इज सेम टाइसन वाली स्टोरी है। यू नो दैट कि आपको पता है कि जिस तरीके से मेरा है, और कभी कभार मैं बैठे हुए सोच रही होती हूँ कि यार आप हुकूमत है क्रिकेट को सपोर्ट कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने खुद देखा है क्रिकेट के अलावा हमारे बॉक्सर्स 2 हैं जिन्होंने इंडिया को हराया है। तो जो काम क्रिकेट नहीं कर पाई वो बॉक्सर्स ने करके दिखाया, तो खुदा हमारे साथ सपोर्ट किया जाए। और वही हम भी इसको कहते हैं कि इसको सपोर्ट करें, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जो है इसमें हम इतना कमाल करें। और लियारी वैसे मैं कहती हूँ एक फिनोमिनल एरिया है जहाँ के हम स्टोरीज, वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ के बच्चे, एक तो उनका देखिए हिस्ट्री में एक्सपोजर ही डिफरेंट था, दे आर वेरी ब्रेव, लेकिन अब उनकी एनर्जी जिस तरह स्पोर्ट्स पे म्यूजिक पे जैसे वहां से निकल रहे हैं ना स्टार्स, इट इज इनक्रेडिबल। कभी तो उनसे मैं ना बस मुझे घुमाना है और मुझे मिलाना है बच्चों से। बच्चियां वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई है इनकी, स्टेटमेंट दी कि यार लियारी में किसी को नहीं हराया, तो सोचो वहाँ कितनी बच्चियां बॉक्सिंग करती होंगी। बिल्कुल। वज़ीर आला सिंध से जो मुलाकात हुई उसका बताएं फिर। जब मैंने ये टाइटल जीता तो मैं एयरपोर्ट पर थी, वहीं से वापस आई थी, फ्लाइट में बैठी हुई थी, तो हमारे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के फोटोग्राफर हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि जरदारी साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ने भी कहा है ये बात, और बीबी आसफा भी आपसे, जब भी वो कराची आएंगी तो वो आपसे ज़रूर मिलेंगी। और उसके अलावा सीएम साहब ने पर्सनली मुझे बुलाया, 10 लाख का ऐलान किया, और आगे होने वाली फाइट के लिए हुकूमत मेरा, और आगे जो फाइट है वो आलिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर तो हमारी भी सबकी दुआएं, वेल विशेस, और उसमें आपको हराना है बेटा इंशाल्लाह। इंडियन हरीफ को आपने हराना है। नेक्स्ट फाइट के बारे में बताओ, कब है, कहाँ, किससे? ये फ़ाइट मेरी जो है अगस्त में होगी, और उससे पहले जो है मैं 2 मंथ का ट्रेनिंग कैंप थाईलैंड में करूँगी, और देन आफ्टर मैं दुबई जाके ये इंडिया से फ़ाइट करूँगी। और वो दिन दूर नहीं कि जिस तरीके से हुकूमत मेरे साथ सपोर्ट करी है, और मज़ीद मेरे अखराजात और मुझे मेरे रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली पूरे किया जाएँ, तो वो दिन दूर नहीं कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। और 14 अगस्त से पहले हमें तोहफा मिलेगा, एक तो हम आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे, और एक ये भी भारत को शिकस्त देंगी। आलिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, इतनी माशाल्लाह। तो ये देखिए ना पाकिस्तान की चैंपियन आलिया, जिन्होंने अपने हरीफ को हराया, और फिर अब 14 अगस्त से पहले भी वो भारतीय हरीफ को हराएगी। जितना हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है, बस थोड़ा सा ये है कि पेट्रोनाइज करो। जैसे उन्होंने अपनी कहानी बताई, बच्चियां आ रही हैं सामने, मैं तो वो हैरान हूँ कितनी कहते हैं ना नाजुक सी बच्चियां, किक बॉक्सिंग में चैंपियन, बॉक्सिंग, और ये वो स्पोर्ट्स हैं जिनको तो आप कहते हैं लड़कियों का काम ही नहीं है, शक्ल ना खराब हो जाए, चोट ना लग जाए, लेकिन लुक एट देम माशाल्लाह। और लियारी की गलियों में कितना टैलेंट, साइकिलिंग का टैलेंट है, फुटबॉल का टैलेंट है, बॉक्सिंग का टैलेंट है। मैं बताऊं इज अनदर वर्ल्ड। मैं जितनी बातें सुनती हूँ मैं इतनी इंप्रेस हूँ कि वहाँ के बच्चे जो है ना निकल रहे हैं, वो देयर समथिंग एल्स। उनकी जो एनर्जीज है ना बड़ी कंस्ट्रक्टिव साइड पे अब लगा दिया है, क्योंकि बड़े बोल्ड हैं। आपको पता है हिस्ट्री उनका कितना उन्होंने वायलेंस देखा है, और अब जो उनके बड़े उनको इस तरफ लेके आ रहे हैं, शाबाश है उनको माशाल्लाह। एंड ये अलग ब्रीड है, ये बच्चे मैं बताऊँ डरते ही नहीं, इनको दर्द नहीं होती, इनको चोट नहीं लगती, ये फिर खड़े हो जाते हैं, लड़कियां एंड लड़के दोनों। लियारी के फुटबॉलर्स को भी हम अपने शो पर जरूर बुलाएंगे, जैसे वो ब्राजीलियन स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलते हैं। तो खैर अभी हमें आगे बढ़ना है नादिया, बार बार हमें कहा जा रहा है कि ईद उल अज़हा करीब है और मवेशियों की खरीदो फरोख्त जारी है, बड़ी गहमा गहमी है। लोग जाते हैं मंडी में, क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या व्यापारी उस जो आप पैसे लेके जा रहे हैं उसमें जानवर बिल भी रहा है या नहीं, ये सारी बातें करेंगे हम। मैं तो 3 महीने पहले बुक करा चुकी हूँ। मेरा तो बजट है 35,000 मेरा बजट है, और मैंने उसी में जो है ना लेना है। ये नहीं ये इतने महंगे खर्चे ये वो, आपकी स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो बात पता है, पहले ले लो तो फायदा भी होता है। अली वासिर ने हमें ज्वाइन किया। अली भाई, नादिया ने तो 35,000 का बजट है और वो कर लिया हर साल की तरह। 35,000 में कुछ मिल रहा है वहाँ पे बताएं, बकरा, छोटा बकरा, बड़ा बकरा? कुर्बा में सिर्फ 22 रोज बाकी रह गए हैं, जबकि मंडी में जानवरों की जो आमद का सिलसिला है बदस्तूर जारी है। 52,000 से ज़ायद जानवर जो है वो नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी पर ला चुके हैं।
जबकि अभी भी आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे ही टेंट के अंदर, वीआईपी टेंट है। आपने कहा कि नादिया ने 35,000 का जानवर जो है वो बुक करा है, मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ जो जानवरों की जो कीमतों का आगाज है वो 35 लाख से लेके 40 लाख से आगाज अरे है। अली कौन कह रहा है आपको कि इस पे जाए, आप वीआईपी टेंट में चले जाते हैं। अब इससे पहले भी हमने आपसे बात की थी, वीआईपी टेंट में खड़े हो जाए, कौन लेगा पैसे भाई? आप ये डिजाइनर वाले हैं, मवेशी हैं, उधर ना जाए आप। वर्साची कौन, ये कहाँ? देखिए मैं आपको बताऊं, तो आम मार्केट यहाँ में पे नहीं जा जो है सकते एक भाई। तो गर्मी, आम मार्केट में जाएं क्या? मेरे ख्याल ये इसलिए आए, एयर कंडीशन होगा ये इसलिए हमारे रिपोर्ट नहीं एयर कंडीशन नहीं है ये। यहाँ पर जो जानवर जो है, मैं वही बता रहा हूँ कि 35 से 40 लाख से जो स्टार्ट है और तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए जानवर यहाँ मौजूद है। मुझे तो मेरे अकब में भी देखिए, मेरे अकब में भी जो जानवर है ये इसकी कीमत 70 लाख रुपए इसकी कीमत है। जबकि हमारे साथ व्यापार भी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो आज बाकायदा तौर पर इस टेंट का जो है इफ्तिताह किया जाएगा और दीगर जो है वो कराची के जो शहरी है और जो दीगर लोग हैं वो यहाँ शिरकत करेंगे। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे कितने कम से कम कीमत का जानवर और ज्यादा से ज्यादा जानवर कीमत का वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरे पास जो जानवर मौजूद है यहाँ पर मेरे टेंट के अंदर जो है वो तकरीबन 35 लाख रुपए से लेकर 35 से 40 लाख रुपए से 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए की मालियत तलक के जानवर मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ कैटेगरी हैं। दरअसल हम लोग नस्ल के ऊपर काम करते हैं, इसमें ब्राह्मण है, फ्रीजन है और अपना मुख्तलिफ किस्म के गुलाबी नुकरे हैं, सिब्बी है और उसके अलावा दूसरी नस्लें मौजूद हैं। काले अबलग हैं, लाल अबलग हैं, सूरजमुखी हैं, इसमें गुलाबी हैं और मुख्तलिफ किस्म के जानवर मौजूद हैं जो आपका कैमरा शायद दिखा सके। मेरे पास ये गेना मौजूद है, इसकी मैं डिमांड कर रहा हूँ। कौन सा है? इसकी कितनी कीमत है? 35 लाख रुपए इसकी डिमांड है। 35 छोड़े, 1.5 वाला जानवर खड़ा हुआ है, ये मेरे कैमरामैन जुल्फिकार दिखा सके। जो जानवर खड़ा है ये छोटा है, इसकी कीमत 35 लाख रुपए। ये 35 लाख रुपए इसकी जो कीमत है और ये कह रहे हैं कि ये एंटिक पीस है, ये एंटिक पीस है ये। दरअसल ये एंटिक है और यहाँ पर खुसूसी जो है कराची वाले जो है हमारे इस तरह के मालों को काफ़ी हद तक पसंद करते हैं। ये समझ ले एक शौक है, कुर्बानी भी एक तरह से शौक है, ज़ौक और शौक होता है कुने का भी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं। ये जो जानवर है इसकी कीमत क्या है? सोएब ये जो देखें आप, ये बड़ा जो जानवर खड़ा हुआ है कितनी? 1 करोड़ 20 लाख रुपए इसकी कीमत है। 1 करोड़ 20 इसकी कीमत है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। गुलाबी नुकरा है ये कह रहे हैं गुलाबी नुकरा है और ये बिल्कुल एंटिक पीस है। कैमरामैन जुल्फिकार दिखा सकें कि जो ये वाइट जानवर खड़ा हुआ 1 करोड़ 20 लाख रुपए इसकी कीमत है। और इसी तरह जो है मेरे अकब में देख सकते हैं इसकी कीमत क्या है इसकी। सोएब ये ब्राउन कलर का जो जानवर है बड़ा 1.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। ये जानवर खड़ा हुआ है ये किसकी बात? 90 लाख रुपए इसकी कीमत है। और नहीं लेकिन अली मुझसे ये बात, ये तो बड़े सुनने में बड़ी अलग सी बात लगती है कि 1.5 करोड़ और 90 लाख ये वगैरह। तो इतनी कीमत भाई, क्या वजह है इतनी कीमत है? लोग लेते हैं, 1.5 करोड़ का जानवर लोग लेते हैं और लोग लेते हैं। देखिए सोहेब, ईद कुर्बा जब आती है तो जो कराची, खुसूसन कराची के जो शहरी है वो देखने में आए कि हर जो त्यौहार आता है उसमें बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लेते हैं। इसी तरह ईद कुर्बा भी एक फरीज़ा है और जो ईद कुर्बा पे जो जानवर लिया जाता है उसकी खूबसूरती देखी जाती है और बाकायदा तौर पर जो है वो पहले से इनके जो जानवर हैं वो बुक हो जाते हैं। जो ज़्यादातर कारोबारी तबका है, जो मुख्तलिफ जो बरादरी है कारोबारी, वो ज़्यादा यहाँ का रुख करती है। और आपको एक मज़े की चीज़, आपको कैटवॉक जो आप रात में देखते हैं, हम आपको दिन में कैटवॉक करके दिखाते हैं। ये जानवर जो है बाकायदा तौर पर कैटवॉक करके दिखाएंगे, चला के दिखाएं ज़रा। ये आप कैमरामैन देख सकें कि आपको जो रात की अंधेरे में जो यहाँ पर एक दिन का समा होता है, जानवरों की खूबसूरत जो कैटवॉक है वो हम दिन में करके दिखा रहे हैं। और यहाँ जानवर जो है काफ़ी भारी भरकम जानवर यहाँ मौजूद हैं और इसकी कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें करते दिखाई दे रही हैं। अब हम जब दूसरी अगली दफ़ा जब हम आएंगे, मंडी का रुख करेंगे, तो यहाँ पर जो 20 ब्लॉक कायम किए गए हैं जिसमें 2 ब्लॉक जो है वीआईपी है, जबकि वीआईपी से जो नीचे कैटेगरी है उसे सफ़ायर कहते हैं
उसके बाद जो जर्नल ब्लॉग्स बनाए गए हैं वो ब्लॉग जो है वो 18 के करीब जो है वो ब्लॉग कायम किए गए और उसका हम आपको विजिट कराएंगे, उसकी कीमतों का बताएंगे और जो शहरी अभी आज गर्मी का भी बदस्तूर जोर जारी है, सूरज जो है वो आग बरसाता दिखाई दे रहा है, मगर देखने में आया कि यहाँ शहरी आमद का सिलसिला जारी है। अब हम आपको अब अगली अरे जो खरीद लेते हैं वो फिर चाय पकौड़े लेके शाम को वहां ना कुर्सियां लेके बैठ जाते हैं और घंटों बैठे ना देखते रहते हैं। अली बहुत शुक्रिया, पैर शर्मा से गए थोड़ा सा, मैंने देखा लास्ट टाइम हमारे यहाँ भी होता है ना, कम्युनिटी है तो वो कहते हैं कि सब जो है ना अपना जानवर एक तो वहीं से खरीदते हैं और कहते हैं कि यहाँ पार्क कर लें, उसका एक छोटा सा रेंट भी होता है। मैंने पता वहां जाके कहा कि बेटा जब वो ये महंगी वाली गाय को खरीदने आए ना मेरे ना बेल बजा देना। तो मैंने आके देखना है खरीदा किसने। 35,000 की पार्किंग के जो आप पैसे देंगे वो तो पैसे ही निकल आएंगे। तो मुझे कितने बच्चे आके आप ही आ गए गाय लेने, वो करोड़ रुपए वाली, मैं भाग के मैंने कहा मैंने देखना है, तो बड़ी बेलें बजाई बच्चों ने। 1.5 करोड़ की गाय की टक्कर भी जो है ना वो बहुत ही सुकून से बर्दाश्त करेगा। ब्रेक ले लें, इतने बड़े बड़े नंबर्स है ना। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक राइज एंड शाइन में मैं नादिया खान, ज़ुहैब हसन और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, बहुत कुछ पता चल रहा है और ये बातें हमें पता होनी चाहिए। पता होगा तो सवाल करेंगे और जो हालात हैं उनकी समझ भी आएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, भारत में सिखों पर जुल्म, मुसलमानों पर जुल्म, क्रिश्चियंस पर जुल्म, निचली जात वालों पर जुल्म, ये तो अपने अंदर वो कर ही रहा है, अपने मुल्क के अंदर एक आग लगा रहा है, लेकिन इस हद तक वो बढ़ जाएगा और मतलब सिख यात्री यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान में, उनकी इबादत गाहें हैं, उनके ऐसी जगह हैं, मुक़द्दस जगह हैं जहाँ पर वो आकर पाकिस्तान में आकर इबादत करते हैं। तो ये एक हक है, एक शहरी का बुनियादी हक है जो हर मुल्क उसको देता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, तो आपकी शख्सी आज़ादी और आपकी मजहबी आज़ादी हमेशा प्रोटेक्ट की जाती है और आपको अपनी इबादत गाहों में जाने, उनकी इबादत करने का हक होता है। लेकिन ये हक भी भारत अब डिनाई कर रहा है, छीन रहा है। तो सिखों के पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी लगाई है और वो जाने नहीं देगा। अब वो कह रहा है कि जो यहाँ बाबा गुरु नानक का जन्मदिन मनाया जाता है, ऐसे कहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ तक वो पहुँच चुका है। तो इस पे हमें ज्वाइन किया जनाब मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स से रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने। रमेश साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर आप मुझे ये बताएं कि इस तरह के इक़दाम से भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है और ये कहां तक जाएंगे? ये इक़दाम कहीं रुकेगा भी भारत या नहीं? तो देखिए, भारत के तो ये जो हथकंडे हैं और हम बार बार एक बात करते हैं कि जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार का बदकिस्मती से ये इस वक्त अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। अब पिछले 15-20 दिन से जब से सिख कमेटी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी रही है, पाकिस्तान को कहा जी हम आपके अमन दोस्ती वाला जो पैगाम है उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो हमारा चढ़दा पंजाब और लहंदा पंजाब एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। अब मोदी साहब को याद आया है कि वो जाते हैं सिख कांग्रेगेशन में, अब जाके सिखों को कहते हैं 1.25 लाख से एक ना रहूं तबे गोबिंद सिंह नाम कहलाऊं। तो अब याद आया जब हम सिखों पर जुल्म और सितम कर रहे थे, जब हम सिख जेनोसाइड करते थे, उस याद ही आया। और अभी आप ये देखें, अगर आपकी इतनी सिंपैथीज हैं तो सिख कहता है मेरा मक्का और मदीना ननकाना साहब है, पाकिस्तान में है, तो आपने करतारपुर साहब बंद कर दिया इस आड़ में। ये जो अभी एग्रेशन किया, हमें अभी जून के अंदर 2 गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिन भी आ रहा है और महाराजा रणजीत सिंह हुआ सन ऑफ द सॉइल पाकिस्तान में पैदा हुए, यही पे उनकी समाधि है, उसमें भी जत्थे ने आना है। तो वही लुक फॉरवर्ड कि मोदी सरकार इतना मत आगे बढ़ जाए नफरत में कि आप लोगों की जो बुनियादी जो हकूक है, जो मजहबी आज़ादी है, आप उसको तलब कर दें। करतारपुर साहब पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा जेस्चर था, हुकूमत पाकिस्तान ने तोहफा दिया सिख कौम को, और करतारपुर साहब एक अमन का, मोहब्बत की, रवादारी का एक पैगाम है। उस पैगाम को आप रोक रहे हैं, अमन के पैगाम को, और आप इस वक्त उसके लिए इम्पेडिमेंट हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं और आप संगत को आने नहीं दे रहे हैं। ज़ुहैब साहब एंड नादिया जी, आप यू डिड अ वंडरफुल जॉब जिस तरीके से आपने पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ी अच्छी इस पूरे 15 दिन के अंदर जर्नलिज्म की। आई विश कि भारतीय मीडिया भी इसी तरीके से पॉजिटिव जर्नलिज्म करता और करतारपुर साहब की बात करता, पाकिस्तान के अमन के पैगाम की बात करता, मोदी सरकार को कन्विंस करता कि मोदी सरकार आप ये जो नफरत की आग लेके जा रहे हैं, नफरत की आग की बजाय इस खत्ते के अंदर 2 अरब लोग बैठते हैं, जाए बैठ के इस मसले का हल निकालें। जंग कभी भी मसलों का हल नहीं होता,
लेकिन अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करतारपुर साहब का जो लॉन्च है इस पर भी बातचीत होगी और इस लॉन्च को खोला जाएगा। जी थैंक यू सो मच सर फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आपकी तरफ से आपने हमारी भी हौसला अफजाई की, बहुत शुक्रिया। लेकिन सर ये मैं ये देख रही हूँ जिस तरह से मोदी समझता है कि सवाए दुनिया मतलब हिंदुओं के दुनिया में कोई मज़हब होना ही नहीं चाहिए, बाकी सबको मार दो, और कोई भी मैं कहती हूँ मज़हब के लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, और मैं कहती हूँ खाना रोक दो, पानी रोक लो, कोई भी जुल्म कर दो, लेकिन अपने मजहबी फ़राइज़ को लेकर सब बड़े सेंसिटिव होते हैं। सिख भाई भी हमारे हैं, अब इसका रिएक्शन आपको क्या लगता है इंडिया में क्या होगा इस पर? नादिया जी देखिए, आपको याद होगा मैं पिछले दिन आपके प्रोग्राम में भी आया था, मैंने उस वक्त भी बात की थी, बाकी टीवी चैनल्स में मैंने बात की थी कि मोदी सरकार जो ये नफरत की आग में आगे बढ़ गए हैं। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, मैं तो उसको कहता हूँ कि अभी जो मौजूदा भारत है ये मोदी का भारत है, जबकि वो भारत जहाँ पे सेकुलरिज्म की बात की जाती है, वो भारत जहाँ पे लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो भारत जहाँ पे एक इंटेलेक्ट है, अब वो आगे आएगा। और अब ये देखिए आना शुरू हो गया। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म भारतीय मीडिया को हो रही है और इसमें मोदी सरकार को हो रही है, और मैं समझता हूँ कि आप नफरत की आग और नफरत का खेल बहुत लंबा अरसा नहीं खेल सकते। लोग आएंगे सामने और मेरा ख्याल है मोदी को इसका जवाब देना पड़ेगा, और मोदी सरकार को जवाब देना शुरू हो गया है। पिछले 3 दिन से अब वो जा रहे हैं सिख कम्युनिटी के साथ मिलकर बैठ के मैं बात करने को तैयार हूँ, बट ये काफी देर होगी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के भारत के अंदर सबसे बड़ा फर्क है, रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर अकलियतों को हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। पंजाब की वज़ीर आज़म पंजाब के पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये कहती है कि अकलियत मेरे सर का ताज है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना मेरी हुकूमत की अमली तरजीह है, और सिर्फ कहती नहीं है करके दिखाती है। बदकिस्मती से भारत के अंदर अगर हम तकाबुली जायजा लेते हैं तो भारत के अंदर जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो इनको मुशर्रफ गुजरात कहा गया और इन्होंने वहाँ पे मुस्लिम जेनोसाइड की। तो ये जो एक बहुत बड़ा फर्क है, और पाकिस्तान के अंदर कभी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ कोई स्टेट ओन प्रोसिक्यूशन टेररिज्म नहीं हुई, जबकि भारत के हाथ खून से रंगे हुए हैं, चाहे वो सिख जेनोसाइड हो 1984 में, चाहे 2002 का मुस्लिम जेनोसाइड हो गुजरात के अंदर, चाहे कश्मीर हो, चाहे दलित हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे क्रिश्चियन नन के साथ ज्यादती हो। तो ये भारत की बदकिस्मती ये है कि भारत जो इतनी बड़ी एक सेकुलर आपने आपको स्टेट है, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, बदकिस्मती से भारत का इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनके जो इस वक्त पलड़े में पड़ा हुआ है, वो इस वक्त जुल्म, नफरत और हिंदुत्व को प्रमोट करने की बात है। जब एक रियासत का सरबराह ये कहे कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ हम एक मजहब को छोड़ेंगे और हिंदुत्व को प्रमोट करें और बाकी मजहबों के साथ जुल्म और ज्यादती है और जबर के निशान हो, तो फिर मेरा ख्याल है उस रियासत से आलमी दुनिया को भी पूछना होगा, जो आलमी कवानीन है उनसे पूछना होगा, यूनाइटेड नेशन को भी आगे आना चाहिए, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को भी आगे आके पूछना चाहिए कि आप कैसे जो बेसिक फंडामेंटल राइट है आप उनको रोंदते हुए आगे जा रहे हैं। बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स को रोंदा जा रहा है। अच्छा, ये देखिए कितना यानी नफरत की आग में इस हद तक पहुंच चुका है कि अमृतसर पर हमले करके, और वो हिंदू मुस्लिम फसाद तो बना ही रहा है, वो ये कह रहा है कि सिख और मुस्लिम फसाद भी है। इसी तरह आप देखें ननकाना साहब पर उसने हमला करने की कोशिश। तो ये तो एक अजीब सी बात है कि वो यानी हिंदू मुस्लिम तो फसाद है ही, वो ये चाह रहा है, सिखों को बताना चाह रहा है कि मुसलमान भी आपके अगेंस्ट हैं। तो ये साजिश तो बहरहाल आपके सामने है ना, हमारी जो सिख भाई हैं, ये सिख बरादरी है, कि इस साजिश को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। चले जोहेब जी, आज आपके प्रोग्राम पे मैं न्यूज और ब्रेक कर देता हूँ। जी बताएं। 10 दिन में ब्रेक नहीं, आज आपके चैनल पे और न्यूज ब्रेक कर देता हूँ। ये इन्होंने पहली दफा नहीं किया। मेरा ताल्लुक करतारपुर नारोवाल से है, आज भी आप नारोवाल आए, बल्कि मैं मीडिया के दोस्तों को इनवाइट करता हूँ। मैं बड़ा डिस्ट्रेंट कर रहा था, मैं ये बात में कहा था बात आगे ना बढ़े, बट जब मोदी सरकार को समझ नहीं आई तो क्या करें। आज भी वहाँ पे एक बॉम्ब डिस्प्ले हुआ है, ये वो बॉम्ब है जो 1971 में करतारपुर साहब पे फेंका गया, लेकिन उस चला नहीं, वहां पे सीधा कुआं के अंदर चले गया और वो बिल्डिंग बच गई। वही दोबारा रिपीट हो रहा है ननकाना साहब पे, वही दोबारा रिपीट हो रहा है अमृतसर पे। इसका मतलब है ये एक पूरी साजिश है, ये पूरी पॉलिसी है कि किस तरीके से आपने जो मजहबी इबादत गाहें उनको टारगेट करना, और इस पूरे जो इन्होंने किया है पाकिस्तान पे क्या किया है, इन्होंने मसाजिद के ऊपर अटैक किया, इन्होंने जो सिख मजहब की बुनियाद है ननकाना साहब वहां पे अटैक किया, इन्होंने करतारपुर साहब शेखरगढ़ के अंदर एक हॉस्पिटल को टारगेट बनाया जो कि गुरुद्वारा से थोड़ा सा दूर है, इन्होंने अमृतसर से को अटैक बनाया। अब सवाल ये पैदा होता है, अब ये जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं नहीं कि वो फॉल्ट था, टेक्निकल फॉल्ट था, टेक्निकल फॉल्ट था
तो मिसाइल गुजरात भी गिर सकता था, टेक्निकल फॉल्ट था तो वो मिसाइल राजस्थान भी गिर सकता था, टेक्निकल फॉल्ट था तो कोई और गिर सकता था। टेक्निकल फॉल्ट आपको आखिर अमृतसर में मिलता, जो सिखों की बुनियाद है वो क्यों, ताकि वहां पे ये कहा जा सके ये देखें जो सिख आज पाकिस्तान के साथ खड़ा है वही पाकिस्तान अमृतसर के ऊपर मिसाइल फेंक रहा। तो ये उनकी चाल है जी, और सिख कौम बड़ी अच्छे तरीके से उनकी चाल समझती है, और मैंने उसे असेंबली में भी ये स्पीच की है। दुनिया भर का सिख उस बात के साथ एग्री है और मानता है कि बिल्कुल पाकिस्तान हमेशा सिख के साथ खड़ा है, पाकिस्तान हमेशा बाहें खोल के सिख का इंतजार करता है। वाइस वर्सा भारत ने हमेशा चाल चली है कि किसी न किसी तरीके से सिख को कमजोर किया जा सके। जी ये आने वाले दिनों में तो बड़े हम सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, और ये इनके अपने लोग, इवन द हिंदूज जो पढ़े लिखे कुछ समझदार होंगे वहाँ, वो नहीं इनको समझा रहे कि आपने इंटरनेशनली अपने आप को आइसोलेट कर दिया, खित्ते में आपका कोई दोस्त नहीं अब्राड, टर्की को भी आपने नाराज कर दिया, और उसके बाद अपने लोगों को भी ऐसे खफा कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं। ये तो कोई अंदर ही लगता है कि बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी बहुत जल्द। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार ने एक इलेक्शन से पहले स्लोगन दिया था 400 पार, तो शायद मोदी सरकार को भारत के अवाम ने 400 पार का मैंडेट नहीं दिया। नहीं अरोड़ साहब, 400 पार तो बस अब ख्वाब ही रह जाएगा, 400 पार नहीं होगा। ये दूसरी जमातें कोई 400 पार कर देंगी, ये मोदी के बस की अब बात नहीं है। मुश्किल हो जाएगा मुंह छुपाना मोदी को भारत के अंदर। अब इलेक्शन भूल जाएं। सिख हमारे जो हमारे साथ खड़े रहे, हम भी उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो बिल्कुल दुश्मन हमारा एक है, दुश्मन हमारा एक है। इजाजत लेनी है राजन साहब, विंडो तो हमारे ऊपर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। सब अपना ख्याल रखिएगा। राजन साहब से इजाजत दीजिए, जो बढ़ना दी।